हेलो एवरीवन, माय नेम इज राधिका शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ हमारे इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म MedJX पे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं कुछ टाइम से अभी एनसीईआरटी सीरीज डिस्कस कर रही हूँ एंड आई हैव आल्सो डिस्कस्ड PYQs। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं मैम प्लीज़ डिस्कस PYQs, लेकिन बेटा ऑलरेडी अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे PYQs की, मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के PYQs कवर कर रखे हैं और थोड़े चैप्टर्स जो बचे हैं उनके PYQs में कवर करूंगी। साथ साथ में हम लोग एनसीईआरटी भी रीड कर रहे हैं। आज के सेशन में हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं सिंपली। जो भी बच्चा, चाहे वो बोर्ड का स्टूडेंट हो या नीट का हो या फिर जेई का स्टूडेंट हो, सबके लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि एनसीईआरटी इज यू नो दैट इट इज़ मस्ट, वो तो हमें कवर करके चलना ही है। एंड नीट के लिए तो बेटा एनसीईआरटी ही हमारी एक तरह से बाइबल है। एंड फॉर जेई मेंस ऑल्सो आई विल से कि हमारे मोस्ट ऑफ द सवाल जो होते हैं वो एनसीईआरटी से ही होते हैं। एंड इनऑर्गेनिक की तो आपको पता है कि एक एक लाइन उठ के आ जाती है पेपर में। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज अपनी अपनी एनसीईआरटी निकाल के बेटा बैठो और इस सेशन को विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन राधिका मैम से पढ़ लो और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर लो। ऑलराइट, शुरू करते हैं हम लोग अपना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो देखो, फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एनसीईआरटी, अगर तुम अभी एनसीईआरटी खोल चुके हो तो तुम देख सकते हो कि दिस इज द काइंड ऑफ पैराग्राफ यू कैन सी। तो ये बेटा, ये वाला पैराग्राफ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। थोड़ा थोड़ा बस बता रखा है, पीरियोडिक टेबल इज आर्ग्यूबली मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री बोथ इन प्रिंसिपल एंड इन प्रैक्टिस। तो थोड़ा एक जस्ट स्टार्टिंग का है, ये लाइंस इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इनको डिस्कस नहीं करूंगी। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है जी, हमारा चैप्टर अब शुरू हो गया है। तो आप देखो क्या लिखता है यहाँ पे, इन दिस यूनिट पेन सेलेक्ट कर लूं मैं पहले। रेड सही रहेगा, है ना? रेड से मेरे ख्याल से विजिबिलिटी अच्छी रहती है हम लोगों के लिए। आप जो देखते हो, जब मैं भी अपनी वीडियो देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है येलो जो है वो बिल्कुल व्हाइट पे चमकता ही नहीं है। रेड इज आई थिंक फाइन। नाउ इन दिस यूनिट वी विल स्टडी द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। हिस्ट्री जो रही है, आप लोग ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी होगी कि किस किस तरह से हमारा पीरियोडिक टेबल डेवलप हुआ। क्लास 11th में भी हम लोगों को स्टार्टिंग में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स गिवन है कि सबसे पहले कौन आया, किसने कैसे कैसे चीज़ें की, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल एज इट स्टैंड्स टुडे एंड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी हम पढ़ेंगे। We will also learn how the periodic classification follows a logical consequence of the electronic configuration of atoms। ठीक है जी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी हमारी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन डिपेंड करती है। फाइनली वी शैल एग्जामिन सम ऑफ द पीरियोडिक ट्रेंड्स। पीरियोडिक ट्रेंड्स, आप देखो ये वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, पीरियोडिक ट्रेंड्स। जैसे कि आप देखते हो एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड्स पढ़ोगे, आप आयनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड्स पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ट्रेंड्स पढ़ोगे। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि हम लोग की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, जैसे साइज ऊपर से नीचे जा रहे हो तो बढ़ रहा है, अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो डिक्रीज हो रहा है। तो ये सारे ट्रेंड्स हैं, इन्हें हम डिस्कस करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये सब, साइज, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी चीजें आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब कि किस तरह से कोई एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं, तो उनका जैसे ऑक्सीडाइजिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, ये सारी चीजें हम केमिकल प्रॉपर्टीज के अंडर पढ़ते हैं। तो इनमें हम एक ट्रेंड देख सकते हैं, पीरियोडिक टेबल में ये इस तरह से क्लासिफाई है कि हम इनमें एक ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो लेफ्ट टू राइट हो, चाहे वो टॉप टू बॉटम हो। ऑलराइट, तो चलो, इस पैराग्राफ में ज्यादा कुछ नहीं था, थोड़ी थोड़ी सी बातें थी, हमने डिस्कस कर ली। नाउ नेक्स्ट इज व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। देखो भाई, इस पैराग्राफ में सिंपल लाइंस लिखी हैं कि देखो शुरुआत में 1800 तक तुम्हारे पास कुछ 31 एलिमेंट्स थे। अब भाई 31 एलिमेंट्स को पढ़ना कितना डिफिकल्ट होगा? नहीं होगा ना डिफिकल्ट। तुमने एक एक को भी रैंडमली तुमने स्टडी कर लिया तो तुम कर लोगे कवर, राइट, 31 एलिमेंट्स। बट जैसे जैसे विद टाइम हम लोग के एलिमेंट्स बढ़ते गए, इट वॉज वेरी हार्ड टू स्टडी ईच एंड एवरी एलिमेंट।
उस टाइम पे लगा कि हम लोगों के पास कुछ ऐसी सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन होनी चाहिए कि हमें एक एक एलिमेंट को उठा के पढ़ने की जरूरत ना पड़े, कुछ सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, जैसे लाइब्रेरी में जाते हो, वहां पे अगर सारी बुक्स को मिक्स कर दिया जाए, तुम्हारे लिए बुक को ढूंढना, मान लो कोई हिस्ट्री का बच्चा है, अब उसमें सभी में हिस्ट्री को मिक्स कर दिया, चाहे पॉलिटिकल साइंस है तुम्हारी, चाहे तुम्हारी केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, और कोई नॉवेल्स है, हर चीज को यार मिक्स करके रखा है, वो कैसे अपनी बुक ढूंढेगा? इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड टाइम टेकिंग फॉर दैट स्टूडेंट। तो उसी तरह से अगर हम इतने सारे एलिमेंट्स को, क्योंकि तुम्हें पता है 118 एलिमेंट्स हैं अब, तो उन सब को पढ़ना एक एक करके इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, सो वी नीड सम सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन। तो स्टार्टिंग के पैराग्राफ में ये यही चीजें बता रहे हैं कि हमने ऐसा क्यों किया कि हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया तुम्हारे लिए इजी करने के लिए चीजों को। तो एक यही यहाँ से निकल के आता है पॉइंट। तो देखो 31 एलिमेंट्स पता थे, कह रहा है 1800 में 31 थे, 1865 तक हम लोग के पास 63 एलिमेंट्स हो गए थे, 65 साल बाद देखा तो 63 एलिमेंट्स हो गए थे, डबल हो गए थे जी ऑलमोस्ट। तो कह रहा है एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट्स। देखो एनसीईआरटी यहाँ पे 114 एलिमेंट्स लिखता है, आगे जाके यही एनसीईआरटी इसी चैप्टर में 180 एलिमेंट्स लिखता है। इवन जो पीरियोडिक टेबल आपको बना के देता है, वहां तक भी इसने 118 एलिमेंट्स ही लिखे हैं। तो आप लोग 118 एलिमेंट्स ही मानोगे, 114 यहाँ पे पुराना जो डाटा है वो फिर आपको पता है चेंजेस नहीं आते हैं, बट यहाँ पे आप लोग 118 एलिमेंट्स ही मान के चलोगे। चलो, नाउ आर नोन ऑफ देम द रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स आर मैन मेड। जो अभी अभी डिस्कवर हुए हैं, जिनके हायर एटॉमिक नंबर्स है 115 16 ऐसे टाइप के, वो हमारे कैसे हैं? मैन मेड एलिमेंट्स हैं। और अभी भी ऐसा नहीं है, अभी भी एलिमेंट्स डिस्कवर होते ही हैं। ऑलराइट, तो अभी भी अगर एलिमेंट्स डिस्कवर होते हैं तो फिर वो भी पीरियोडिक टेबल में रखे जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या है कि, लेकिन अब जो भी डिस्कवर हो रहा है वो कैसे है? मैन मेड। विद सच अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी इंडिविजुअली। मैंने आपको वही बोला कि इंडिविजुअली भाई एक एक को स्टडी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है। तो टू ईज आउट अब आसान करने के लिए क्या किया साइंटिस्ट ने? उन्होंने एक सिस्टमैटिक वे निकाल दिया टू ऑर्गेनाइज देयर नॉलेज बाय क्लासिफाइंग द एलिमेंट्स, कि भाई क्लासिफाई कर दो एलिमेंट्स को, जो भी हमारे नॉलेज के बेसिस पे हम कर सकते हैं। Not only that, it would rationalize known chemical facts about elements, but even predict new ones for undertaking further study. कि आपको उनके केमिकल फैक्ट्स भी ऐसे समझ में आएंगे, नए एलिमेंट्स कुछ डिस्कवर होने होंगे, उनके लिए भी स्कोप होगा। तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी अगर हम क्लासिफाई कर देंगे। अब आओ देखो कैसे कैसे अर्ली अटेम्प्ट्स हुए हैं, किस किस तरह से हम लोग को एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन मिली है। ठीक है, हम जो पढ़ते हैं आज के टाइम में दैट इज आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एवरीबॉडी नोज राइट। हमने बाकी चैप्टर्स भी पढ़े तो वी फॉलो दैट, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि एकदम से हमारे पास आ गया था। क्या क्या वो ऐसे चीजें थी कि जिससे हम लोग आज उस पीरियोडिक टेबल तक पहुंच पाए? क्या ऐसी हिस्ट्री थी उसके पीछे, क्या हिस्टोरिक डेवलपमेंट्स थी, उनको जानना इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट। तो क्वेश्चन भी आता है चीजों से, ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज वी आर एंजॉइंग द फैक्ट सो वी विल स्टडी, बट ऐसा नहीं है, आपके एनसीईआरटी में गिवन है तो यहाँ से भी बेटा क्वेश्चन बनता है। चांसेस कम हो ज्यादा हो, लेकिन कभी भी आ सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है अगर वो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो हम लोग इस पार्ट को भी डिस्कस यहाँ पर करेंगे। बहुत सारे बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, वो सोचते हैं हम मॉडर्न से पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन अगर यहाँ से सवाल उठ के आ गया और नहीं उस टाइम पे तुमको चीजें समझ में आई तो फिर क्या करोगे? तो एनसीईआरटी अगर आपको बोल रहे हैं कि आप अपना आलतू फालतू का टाइम इधर उधर मत वेस्ट किया करो आलतू फालतू चीजों पे, बहुत सारे मटेरियल पे, लेकिन एनसीईआरटी की चीजों को ऐसे फालतू समझ के इग्नोर मत किया करो। मुझे पता है ये वाला पार्ट बहुत सारे लोग स्किप करते हैं, बट हम नहीं करेंगे, तुम भी नहीं करोगे। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ने का मतलब है कि हर चीज हमको पढ़नी है। जो चीजें बहुत ही आलतू फालतू की वो मैं तुम्हें बता दूंगी। चलो, नाउ जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स
into groups and development of periodic law। ये periodic law की बात करेंगे। हमारे पास दो तरह के periodic law थे, एक मेंडलीव ने दिया था और एक हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे वहां पर एक हमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ना है। तो दो तरह के पीरियोडिक लॉ अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग उनकी बात करेंगे अभी आगे। So, periodic table are the consequences of systemizing the knowledge gained by number of scientists। तो भाई बहुत सारे साइंटिस्ट ने चीज़ें करी, उससे जो नॉलेज मिली, उसकी हेल्प से जो पीरियोडिक लॉ तक हम पहुंच पाए, उसने काफ़ी हद तक हमारी मदद की हमारे पीरियोडिक टेबल को सिस्टमाइज करने की। अब कह रहा है कि सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो आए, दैट इज जर्मन केमिस्ट जॉन डोबेराइनर। अब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ही वाज द वन टू क्लासिफाई, पहले लेवोसिए भी थे, उसके बाद आपके प्राउस्ट आए थे, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो वहां पे लेवोसिए और प्राउस्ट का इतना जिक्र नहीं करता है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करता है? डोबेराइनर से। तो हमें डोबेराइनर पे आ सकता है क्वेश्चन। नाउ व्हाट it is saying that he's saying that Dobereiner in early 1800s, जब बहुत कम, देखो 1800 के टाइम पे हमने अभी अभी पढ़ा एनसीईआरटी में कि कुछ 31 एलिमेंट्स नोन थे, उस टाइम पे इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया है। was the first to consider the idea of trends among the properties of elements। now by 1829 he noted a similarity among physical and chemical properties of several groups of three elements। तो इन्होंने बोला कि इन्होंने ग्रुप वाइज कुछ सिमिलैरिटीज देखी कुछ एलिमेंट्स में। आज हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ये सेम ग्रुप के मेंबर्स है, ग्रुप 1 में ये होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, लेकिन उस टाइम पे हमें चीजें नहीं पता थी। आज के टाइम पे सोचे तो इन्होंने कुछ कुछ ग्रुप्स के ऐसे 3-3 ट्राइड्स बना दिए थे। आज आप देखोगे, हाँ, अगर इन्होंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इनका ट्राइड बनाया तो वी नो दैट दे बिलोंग टू सेम ग्रुप। तो इन्होंने क्या किया कि आपके पास इन्होंने ट्राइड्स बना दिए। इन्होंने बोला कि ये जो मैं 3-3 के ट्राइड्स बना रहा हूँ ग्रुप वाइज, नॉट पीरियड वाइज। ये नहीं कि आप पीरियड वाइज ले लो, क्योंकि जब आप ग्रुप में मूव करते हो तो आपको पता है कि उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी होती है। तो इसने बोला कि एक ग्रुप के अगर मैंने 3 मेंबर्स लिए, उस टाइम पे जो नोन थे उसको इसने ऐसे रखा, एक को टॉप पे, फिर बॉटम पे, फिर नीचे रखा। ऐसे नहीं रखा, लेफ्ट टू राइट नहीं रखा, नीचे, ऊपर से लेके नीचे रखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ठीक है, वो दे बिलोंग टू सेम ग्रुप। क्योंकि अभी भी आज के टाइम पे तुम्हें ट्राइड का क्वेश्चन दे सकता है, वो बोल सकता है डोबेराइनर के टाइम पे नहीं पता था, लेकिन मैंने आपको, वो बोलेगा कि ये एलिमेंट्स दे दिए हैं, तो आप बताओ क्या ये डोबेराइनर ट्राइड बनाते हैं। तो आप सबसे पहले तो ये चेक करोगे कि इसने हमको जो एलिमेंट्स दिए हैं क्या वो सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं भी या नहीं करते हैं। क्योंकि अगर वो सेम ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है, लेट्स से सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं, तो वो डोबेराइनर ट्राइड कभी बना ही नहीं सकते हैं। सो whenever the question is asked from you that whether these particular 3 elements follows Dobereiner triad, you have to check that these 3 elements should belong to the same group according to modern periodic table, right? ये अप्रोच होगी क्वेश्चन सॉल्व करने की। चलो, नाउ इसने बोला कि मैंने ट्राइड्स बना दिए। इन ईच केस ही नोटिस्ड, उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात नोटिस की कि आपका जो मिडल एलिमेंट होता है, बीच वाला एलिमेंट होता है, ऑफ ईच ऑफ द ट्राइड्स हैड एन एटॉमिक वेट अबाउट द हाफ वे बिटवीन द एटॉमिक वेट्स ऑफ द अदर टू। अब इसका मैं तुम्हें मतलब समझाती हूँ। देखो, इसका मतलब यहाँ पे आ जाओ, ये टेबल देखो, बढ़िया एनसीईआरटी में टेबल बनी हुई है। ये डोबेराइनर ने क्या किया, ये आपको पता है आज के टाइम पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सेम ग्रुप से बिलोंग करता है। इनको क्या किया कि रखा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये रहे एटॉमिक वेट 7, 23, 39। अब उसने बोला कि आप इनमें, एक तो इनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में आप देखोगे कि दे रिजेंबल, दे हैव सिमिलर काइंड ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा उसने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां से निकाला कि आप अगर फर्स्ट एलिमेंट का, लेट्स से आपको निकालना है एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम, तो उसने बोला अगर आप वेट ऑफ लिथियम प्लस वेट ऑफ पोटेशियम, इसका एवरेज ले लोगे, फर्स्ट 2 का एवरेज ले लोगे, यू विल गेट द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल वन। तो इसका वेट कितना बेटा 7, इसका वेट कितना 39 डिवाइडेड बाय 2, तो तुम देख लो तुम्हारा 23 आएगा। ठीक है जी, 46 डिवाइडेड बाई 2 23 आएगा। तो मैच कर गया, मैच कर गया मिडिल वाले से।
तो इसने ये एक फैक्ट नोटिस किया, यहाँ पे भी इसने बोला क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को तुम रखते हो और फिर तुम देखते हो इन दोनों के एटॉमिक वेट का एवरेज लेते हो तो मिडल वाले के बराबर वो निकलेगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली इसने। लेकिन क्योंकि एलिमेंट्स कम थे तो सब पे ये बात चल नहीं पाई, सब पे ये बात चल नहीं पाई तो विद टाइम हमें इसे डिस्कार्ड करना पड़ा भाई। लेकिन अच्छी बात ये थी कि किसी ने क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने, किसी ने ट्राइड्स बनाए। जो लेवोसिए वगैरह थे उन्होंने तो मेटल नॉन मेटल के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया था, इसने तो सबसे पहले कुछ ट्राइड्स, इसलिए तीन तीन एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। कम थे एलिमेंट्स तो ठीक है, अब उसके बाद हमने जब हर एक एलिमेंट को उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ट्राइड बनाने की कोशिश की, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखा तो नहीं बन पाए, नहीं बन पाए। और इसका ये जो था कि फर्स्ट और थर्ड का एवरेज ले लोगे मिडिल वाले से मैच करेगा, ये हर केस में पॉसिबल नहीं था, तो हमें इस सिस्टम को डिस्कार्ड करना पड़ा। ऑल्सो ये हो गया हमारे पास सिंस डोबेरिनर रिलेशनशिप रेफर टू एज द लॉ ऑफ ट्राइड्स, इसी को हम लोग, ये चीज को हम लोग जो मैंने आपको समझाई इसे हम लॉ ऑफ ट्राइड्स भी कहते हैं। सीम टू वर्क ओनली फॉर अ फ्यू एलिमेंट्स, जैसे मैंने आपको बोला सिर्फ फ्यू एलिमेंट्स के लिए ही ये काम कर रहा था। इट वॉज डिसमिस्ड एज कोइंसिडेंस, कि चलो किसी किसी में यार कोइंसिडेंस लग गया बट ये सबके लिए नहीं एप्लीकेबल है, तो इसे डिसमिस कर दिया गया। Now the next reported attempt to classify elements was made by a French geologist, A.E.B. de Cancourtois, something ऐसी, देखो फ्रेंच नाम है तो इसको मैं अगर ऐसे कैनकॉर्टॉइस करके कुछ भी पढ़ दूंगी तो that doesn't make sense, तो ये पक्का कुछ ऐसा होगा कैनकॉर्टवा, समथिंग लाइक दैट, है ना, फ्रेंच नाम ऐसे ही होता है। सो दिस इज समथिंग लाइक कैनकॉर्टवा इन 1862। अब आई डोंट नो, इसमें मतलब ये मत सोचना कि मैम ने बिल्कुल सही प्रोनाउंस कर दिया है, मुझे इतनी फ्रेंच नहीं आती है, थोड़ा बहुत आई नो, थोड़ा बहुत बिल्कुल लिटिल बिट। सो यस, A.E.B. de Cancourtois in 1862 he arranged the then known elements in order of increasing atomic weights। देखो इसके बारे में भी जिक्र हुआ एनसीईआरटी में और बहुत कम बच्चों को इसके बारे में पता होता है, फ्रेंच जियोलॉजिस्ट। हालांकि क्वेश्चन नहीं आता है, तुमसे नहीं पूछा जाता है, बट आ गया तो तुम्हें तो एकदम से लगेगा यार ये आउट ऑफ द बॉक्स कहाँ से नाम आ गया। एनसीईआरटी में तो आज दिन तक हमने कुछ ऐसा नाम नहीं पढ़ा है, तो मैंने तुम्हें इसकी अलग सी प्रोनाउंसिएशन भी बोल के दिखा दी ताकि जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं कभी ऐसा नाम दिख गया तुमको तो तुम्हें चमक जाएगा कि हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में ऐसा कुछ नाम सुना है। तो ही ऑल्सो गेव अ वेरी इंटरेस्टिंग व्यू। देखो मेंडलीव ने भी कुछ इसी तरह की बात बोली थी और ये इसने भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पे बोली है। इसने भी अरेंज किया है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। तो देखो मेंडलीव या लॉथरमेयर की ही हम बात नहीं करेंगे कि जिन्होंने एटॉमिक वेट के टर्म्स में या डोबेराइनर ने एटॉमिक वेट के टर्म्स में रखा। एक और बीच में नाम आया था जो हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, नॉट ओनली यू बट एवरीबडी। तो इसने भी क्या किया था, ही अरेंज the then known elements in order of their increasing atomic weights and made a cylindrical table of elements to display the periodic recurrence of properties. This also did not attract much attention। ठीक है, उसने क्या किया कि कुछ पीरियोडिक उसको लगा कि ये पीरियोडिक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, अगर मैं इसको एक सिलिंड्रिकल से वे में रखता हूँ और फिर देखता हूँ एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो उसमें कुछ सिमिलैरिटीज पाई गई, बट ये ज्यादा टाइम तक कुछ काम ये नहीं किया, कुछ ज्यादा इसको अटेंशन भी नहीं मिली, तो इसीलिए हम इतना इसके बारे में जानते भी नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज द इंग्लिश केमिस्ट जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स तो सब बच्चों को याद होगा, पहले 10th में जब आपने उस टाइम पे अगर 10th करी होगी जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर 10th में था सिलेबस में, तो आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ रखी होगी। अगर आपके टाइम पे वो सीबीएसई ने हटा दिया था तो ऑब्वियसली आप लोग को ये सारी चीजें नहीं मालूम होंगी, तो इसीलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारा हिस्टोरिक बैकग्राउंड पढ़ना, क्योंकि अब आपके सिलेबस में 10th में ये चीजें नहीं होती है। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ते थे हम लोग। जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स इन 1865 propounded the law of octaves. He arranged the elements in increasing order of their atomic weight। तो देखो एक ट्रेंड चल पड़ा,
इफ somebody is talking about कि हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में रख के कुछ सिमिलैरिटीज निकाल सकते हैं, तो एवरीबडी थॉट कि वी शुड ऑल्सो थिंक इन दिस डायरेक्शन, एंड मे बी हम कुछ ऐसा लॉजिक सोच ले, हम उसके एटॉमिक वेट के साथ कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज का रिलेशन निकाल सके एंड हम सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन में कुछ हेल्प कर सके। तो इफ नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, तो इतनी चीजें सामने नहीं आती है। एक बंदा भी अगर इनिशिएट करता है तो लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड वहां से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है। सो ईच एंड एवरी हिस्टोरिक डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट। नाउ he arranged the elements in increasing order of their atomic weights and noted that every eighth element had a properties similar to the first element। कह रहा है हर एक आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के साथ सिमिलर थी। उसने क्या किया, इसने बोला दिस रिलेशनशिप वॉज जस्ट लाइक एवरी एट्थ नोट दैट रिजेंबल्स द फर्स्ट इन ऑक्टेव्स ऑफ म्यूजिक। तो जैसे 7 सुर होते हैं, राइट, हर एक पहला सुर 8वें पे रिपीट होता है, इसे कहते हैं हम लोग ऑक्टेव। तो इसने एक लॉ ऑफ ऑक्टेव दे दिया। जैसे ऑक्टेव्स होते हैं ना म्यूजिक में, आप कभी भी सारे गामा पाधा नी तक स्टॉप नहीं करते हो, आप बोलते हो सारे गामा पाधा नी सा, तो सा पे आके रुकते हो, तो सा पहले नंबर पे भी आया, 8वें नंबर पे भी आया, रिपीट हुआ। मैं लिख के बताती हूँ, इतना हम नोटिस नहीं करते बिकॉज एवरीबडी इज नॉट इनटू म्यूजिक। सारे गामा पा धा नी सा। नाउ इफ आई नंबर देम, this is 1 2 3 4 5 6 7 8। So can you see this first note is repeating itself at the 8th position? इसने बोला similarly like octaves in music, your element, every first element resembles 8th element। अगर हम उसे अरेंज करें in increasing order of their atomic weight, आप देखोगे पहला एलिमेंट और फिर जो 8th एलिमेंट आएगा उन दोनों की ही प्रॉपर्टीज आपस में सेम होगी। सो दिस वाज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब इसमें हम देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस आई भाई। इसने इसका जो लॉ था, लॉ ऑफ ऑक्टेव, सीम टू बी ट्रू ओनली फॉर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम। अब देखो ये है तुम्हारा एक टेबल, पहली बात है कैल्शियम तक वैलिड है, तो आपके पास ये देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आप बोलोगे मैम आपने उड़ा दिया नोबल गैस, उस टाइम तक नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुई थी। 3 4 5 6 7, ये 7, 8th is your सोडियम। तो देखो लिथियम एंड सोडियम दे रिजेंबल। तो क्या बोल रहा है कि एवरी फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट रिजेंबल्स। ये बहुत खुश था, नोबल गैसेस वर नॉट देयर एंड दिस वाज हैपनिंग कि पहला और 8वां एलिमेंट क्या हो रहा है आपका, भाई प्रॉपर्टीज उनकी सेम आ रही है, मैच हो रही है उनकी प्रॉपर्टीज आपस में। तो देखो अब तुम बोलोगे मैम अब हम देखें सिर्फ इसकी या किसी और की, तो तुम अब 1 नंबर यहां से पुट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम की इसी तरह से तुम अगर करते जाओगे, देखते जाओगे, इसके नीचे ये फर्स्ट है तो ये 8th है, ये फर्स्ट है तो ये 8th है, फर्स्ट है तो 8th है, फर्स्ट है तो ये 8th है, फर्स्ट है तो ये 8th है। तो एवरी फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट रिजेंबल्स। ठीक है, अब तुम समझ ही गए होगे कि बाद में फिर जब जैसे जैसे नोबल गैसेस आई होंगी तो फिर तो ये हमारा गलत हो गया इसका, ये जो इसने म्यूजिकल नोट्स के साथ उसको कंपेयर किया। Although his idea was not widely accepted at that time, he for his work was later awarded Davy Medal। उसको एक मेडल मिल गया था 1887 में by Royal Society of London। Now the periodic law as we know it today owes its development to Russian chemist Mendeleev। अब आ गया तुम्हारा मेंडलीव। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या मानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो हम लोग एक तरह से पीरियोडिक टेबल बनाने का जो क्रेडिट है वो हम लोग मेंडलीव को देते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम समबडी जिसने काफी सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन दी, बाकियों की इतनी सिस्टमैटिक नहीं थी जितनी मेंडलीव की थी। इसके टाइम पे एलिमेंट्स भी ज्यादा पता थे। सो ही वॉज द फर्स्ट वन टू एक्चुअली टॉक अबाउट बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक वे में। सो ही ओज इट्स टू इट्स डेवलपमेंट एंड उसके बाद एक और नाम दिया, देखो एनसीईआरटी में, जर्मन केमिस्ट थे एक लॉथरमियर। लॉथरमियर ने भी काम किया इस पे 1830 से 1895 तक। ईयर्स वगैरह हमें याद नहीं रखने हैं। देखो यार सच बोलूं तो इस चैप्टर में से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं कि ईयर वियर के तुमको क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं।
वर्किंग इंडिपेंडेंटली बोथ द केमिस्ट इन 1869 proposed, दोनों अलग अलग काम करे थे, ऐसा नहीं था मिलके काम करे थे, दोनों ने क्या क्या प्रपोज किया, दैट ऑन अरेंजिंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर of their atomic weights, similarities appear in physical and chemical properties at regular interval. इन्होंने बोला जब हम एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रख रहे हैं तो हमें फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में रिसेम्बलेंस देखने को मिल रही है। ओके, अब लॉथरमेयर ने क्या किया, मेंडलीव ने क्या किया वो देखते हैं। लॉथरमेयर का पहले देखो, लॉथरमेयर यहाँ से असर्शन रीजन टाइप्स क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि लॉथरमेयर ने किस तरह से क्या डेवलपमेंट में किया था पीरियोडिक टेबल में, कैसा प्लॉट उसने बनाया था, एक्स एक्सिस पे क्या लिया था, वाई एक्सिस पे क्या लिया था, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ लॉथरमेयर प्लॉटेड द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज atomic volume, metallic point एंड बॉइलिंग पॉइंट अगेंस्ट एटॉमिक वेट। तो इसने क्या किया भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे एटॉमिक वॉल्यूम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, इनके ग्राफ बना दिए अगेंस्ट एटॉमिक वेट। तो यहाँ ले लिया एटॉमिक वेट, यहाँ ले लिया एटॉमिक वॉल्यूम, और इनके बीच में कुछ ग्राफ बना दिया, कुछ इस तरह का इसका ग्राफ आ रहा था लाइक दिस, ठीक है, ऐसे लिथियम इस तरह से कुछ देखा गया कि हर एक पीक जो है वो एल्कली मेटल्स ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इनमें क्या होगा, इनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी होगी। फिर थोड़ा नीचे गए तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स थे, तो इस तरह से हमने देखा कि सेम जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो तुम्हारा क्या कर रहा है कि सेम पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा था। लेकिन ऐसे हमें हर एक फिजिकल प्रॉपर्टी का अलग अलग ग्राफ बना के देखना पड़ता। अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट का अलग बन रहा था, ऐसा नहीं था कि एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का सारा ग्राफ सेम ही बन रहा था, हर एक के साथ तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स बन रहे थे। तो इन्होंने कुछ इस तरह के ग्राफ्स बनाए थे बिटवीन योर एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम, एंड मेजरली इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज की ही बात करी थी। ठीक है जी, तो ये बात होगी लॉथरमेयर की। अब कह रहे हैं कि उनको भी एक रिपीटेड पैटर्न मिला था। अनलाइक न्यूलैंड्स, लॉथरमेयर ऑब्जर्व्ड अ चेंज इन लेंथ ऑफ दैट रिपीटिंग पैटर्न। By 1868, Lothermeyer had developed a table of the elements that closely resembles the modern periodic table. इन्होंने भी एक ऐसा टेबल बना दिया था जो रिजेंबल करता था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। However, his work was not published until after the work of Mendeleev. मेंडलीव के काम तक इनके काम को किसी ने पब्लिश भी नहीं किया था। द साइंटिस्ट हु इज जनरली क्रेडिटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हम सारा क्रेडिट किसको देते हैं, मेंडलीव को देते हैं, क्योंकि उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज को भी स्टडी किया है। Now, while Dobereiner initiated the study of periodic relationship, it was Mendeleev who is responsible for publishing periodic law for the first time. मेंडलीव को क्रेडिट दिया जाता है जिन्होंने पीरियोडिक लॉ की बात की है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है, इन्हीं के पीरियोडिक लॉ को फिर हमने मॉडिफाई किया है जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। चलो देखो, अब देखते हैं मेंडलीव की स्टडी करते हैं कि इन्होंने क्या क्या काम किए हैं जो हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इनको, कि ही इज द वन हु ओज टू द डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स are periodic function of their atomic weights. Properties of the elements are periodic function of their atomic weight. कह रहा है कि जो प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज होगी एलिमेंट्स की, वो किसका पीरियोडिक फंक्शन होती है, एटॉमिक वेट का। मतलब क्या है इस पीरियोडिक फंक्शन का, अगर बेटा आप एलिमेंट्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट अरेंज करते हो तो आप ये देखते हो कि एट रेगुलर इंटरवल्स, नाउ दिस टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एट रेगुलर इंटरवल्स कुछ ऐसे एलिमेंट्स अपने आप में रिपीट होते हैं जिनकी पीरियोडिक जिनकी आप फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज देखोगे वो आपको सेम नजर आएंगी एट रेगुलर इंटरवल्स। पीरियोडिक फंक्शन का यही मतलब है, पीरियोडिक, दिस पीरियोडिक वर्ड मीन्स रेगुलर इंटरवल्स। जैसे मान लो आप बोलते हो कि मैं अभी एक गिलास पानी पीऊंगा, एक घंटे के बाद मैं फिर एक गिलास पानी पीऊंगा, एक घंटे के बाद मैं फिर एक गिलास पानी पीऊंगा, तो आप एक क्या कर रहे हो, पीरियोडिक ट्रेंड सेट कर रहे हो कि एक एक घंटे, ऐसा नहीं कि जब मर्जी उठा के पी लिया। उसमें क्या है, एक पैटर्न है, एक रेगुलरिटी है। या आप बोलो कि एक घंटे में एक पीऊंगा,
फिर एक घंटे के बाद 2 पीऊंगा और 2 घंटे के बाद 3 पीऊंगा, 3 घंटे के बाद 4। तो ये भी एक पीरियोडिक पैटर्न है कि आप एक एक इंक्रीज कर रहे हो या आप एक एक डिक्रीज कर रहे हो इन अ रेगुलर पैटर्न, तो आप इसको बोलते हो पीरियोडिक फंक्शन। तो यही चीज देखी गई कि कुछ ऐसी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है जो रेगुलर इंटरवल पे रिपीट हो रही है जब हम एलिमेंट्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट प्लेस कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो ये आपका क्या है, पीरियोडिक लॉ है। Now Mendeleev arranged elements in horizontal rows and vertical columns of table। पहली बार कोई horizontal rows की बात कर रहा था, जिसको हम आज के टाइम में periods बोलते हैं। horizontal rows बनाई इसने vertical columns बनाए जिसे हम ग्रुप कहते हैं। इसने क्या बनाए, वर्टिकल कॉलम्स बनाए, टॉप टू बॉटम, जिसे आज के डेट में हम ग्रुप्स बोलते हैं। तो इसने इस तरह से इतने सिस्टमैटिकली क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया, राइट। तो वर्टिकल कॉलम्स ऑफ अ टेबल इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, लेकिन रखे किस में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट पे, इन सच अ वे दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड द सेम वर्टिकल कॉलम ऑफ द ग्रुप। कह रहा है कि आप जो वर्टिकल कॉलम को आप जो ग्रुप बोलते हो, आप एक ग्रुप में देखोगे कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स लाई करेंगे, पीरियड में नहीं, ग्रुप में अगर आप देखोगे टॉप टू बॉटम, कह रहा है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। तो क्या कह रहा है, मेंडलीव सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग एलिमेंट्स वाज मोर इलेबोरेट देन दैट ऑफ लोथमियर्स। उससे ज्यादा इलेबोरेटेड काम था मेंडलीव का। He fully recognized the significance of periodicity and used broader range of physical and chemical properties। जैसे वो कुछ ही प्रॉपर्टीज की बात कर रहा था, लेकिन इसने जैसे ऑक्साइड्स भी बनाए, हाइड्राइड्स भी बनाए हर एक एलिमेंट के। तो he actually used broader range of chemical properties and physical properties to classify elements. In particular, Mendeleev relied on similarities in empirical formulas and properties of the compounds formed by the एलिमेंट्स। उसने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के उसने क्या बना दिए, ऑक्साइड्स बना दिए, हाइड्राइड्स बना दिए, फिर उनके फॉर्मूलाज देखे, जो जो ऑक्साइड्स मैच हो रही थी, हाइड्राइड्स मैच हो रही थी, जिनकी प्रॉपर्टीज मैच हो रही थी, सेम तरह के जो कंपाउंड्स बना रहे थे, तो उसने देखा कि यार इनका बिहेवियर सेम है, तो इनको तो मुझे क्या करना चाहिए, सेम ही ग्रुप में रखना चाहिए। फिर जब देखा उन्हें अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में, तो हाँ, ऐसे एलिमेंट्स अरेंज हो रहे थे कि जिनके प्रॉपर्टीज आपको सेम मिल रही थी, राइट। तो हम लोग यहाँ पे देखो, मेंडलीव रिलाइड ऑन द सिमिलैरिटीज इन एम्पिरिकल फॉर्मूलाज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स। ही रियलाइज्ड दैट सम ऑफ द एलिमेंट्स डिड नॉट फिट इन विद हिज स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। अब हुआ क्या कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स आए जिनका एटॉमिक वेट पिछले वाले से कम था, लेकिन इसको कम एटॉमिक वेट वाले को आगे रखना पड़ा। बट इसने उस वक्त सोचा कि यार एटॉमिक वेट इनकरेक्ट हो सकता है, लेकिन मैं उन्हें किस बेसिस पे रख रहा हूं, मैं उन्हें रख रहा हूं उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज के रिजेम्बलेंस के बेसिस पे। तो इसने प्रॉपर्टीज को इंपॉर्टेंस दे दी, इसने एटॉमिक वेट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। इसने बोला okay, if they, I'm not arranging them in increasing order of their atomic weight, although he has increased most of the elements in increasing order of atomic weight, but at some places he faced challenge, जहां उसे लगा कि यार मेरे को ये वाला एटॉमिक वेट कम है अपना, लेकिन मेरे को इसको आगे रखना पड़ेगा, ज्यादा वाले को पीछे रखना पड़ेगा। he compromised because he gave more importance to the properties, and that was the good thing, right? He ignored the order of atomic weights, thinking that the atomic measurements might be incorrect, and placed the elements with similar properties together. For example, iodine with a lower atomic weight than that of tellurium. टेलुरियम से आयोडीन का एटॉमिक वेट कम था, लेकिन इसने टेलुरियम को ग्रुप 6 में रखा एंड अपने आयोडीन को इसने ग्रुप नंबर 7 में रखा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ मैच हो रही थी। एटॉमिक वेट कम था, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन फैमिली में इसने अपने आयोडीन को रख दिया ऑन द बेसिस ऑफ, इसने बोला प्रॉपर्टीज जब मैच कर रही हैं इसके ग्रुप 7 से, तो मैं इसको ग्रुप 7 में ही रखूंगा। ठीक है जी। एट सेम टाइम कीपिंग हिज प्राइमरी एम ऑफ अरेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज इन द सेम ग्रुप, ही प्रपोज दैट सम ऑफ द एलिमेंट्स वर स्टिल अनडिस्कवर्ड। और बहुत अच्छी बात ये थी कि
नई डिस्कवरीज का भी इसने स्कोप रखा कि प्रिडिक्शन कर दी कि हाँ, ऐसा नहीं है कि अभी सारे एलिमेंट्स पता है, कुछ एलिमेंट्स अभी और डिस्कवर होंगे, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज उसने पहले बता दी. सम ऑफ द एलिमेंट्स वर स्टिल अनडिस्कवर्ड एंड देयरफॉर लेफ्ट सेवरल गैप्स. बाकायदा उसने अपने पीरियोडिक टेबल में गैप्स रखे इन द टेबल. फॉर एग्जाम्पल, बोथ गैलियम and germanium were unknown at the time Mendeleev published his periodic table. He left gap under aluminium. एल्यूमिनियम के नीचे क्या आना था? गैलियम. तो उसने बोला कि ऐसा एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसके प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से रिजेंबल करेगी. तो अभी के लिए मैं उसका नाम क्या रख देता हूं? एका एल्यूमिनियम. सिमिलरली उसने बोला कि अभी हमारे पास सिलिकॉन के नीचे एक और एलिमेंट डिस्कवर होना है, उसका नाम मैं रख देता हूं एका सिलिकॉन. एका इज अ संस्कृत वर्ड. ठीक है. फिर ये बाद में पता चला दिस इज योर जर्मेनियम, जिसको हम आज जर्मेनियम के नाम से जानते हैं. और यहां पर एका एल्यूमिनियम को आज हम गैलियम के नाम से जानते हैं. ठीक है जी. तो ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से दो एलिमेंट्स हैं जिनके लिए उसने गैप छोड़ के रखा पीरियोडिक टेबल में. ठीक है. एल्यूमिनियम के बाद आने वाला गैलियम. तो उसने बोला एका. एका वर्ड यूज होता है हमारे संस्कृत में. एका का मतलब होता है जैसे दशवीं के बाद एकादशी आती है, एका वर्ड हम बाद में आने वाली चीज के लिए यूज करें, तो ये वर्ड वहां से आया है. Now these elements were discovered later. ठीक है जी. और बाद में हमें पता चला जो जो बातें उसने बोली थी वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ से मैच करती थी. The boldness of Mendeleev's quantitative predictions and their eventual success made him and his periodic table famous. ये जो prediction वाला पार्ट था इसने और ज्यादा मेंडलीव को फेमस कर दिया. So अब यहाँ पे आप देखो ये वो एलिमेंट्स हैं, उनकी कुछ उसने प्रॉपर्टीज बताई थी. और जब ये डिस्कवर हुए गैलियम एंड ऑल, जो जो बातें उसने बताई थी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ से मैच. जैसे बोला मेल्टिंग पॉइंट लो तो कुछ अराउंड इतना था. एका सिलिकॉन का बोला हाई तो अराउंड कुछ इतना था. अब ये चीजें लर्न नहीं करनी है, बट वी कैन जस्ट अप्रिशिएट अगर उसने चीजें उस टाइम पे प्रिडिक्ट की थी. नाउ ये है तुम्हारा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल. तो वो क्या करता है कि आपके पास नोबल गैसेस तब नहीं पता थी, उसने बाद में उसको जीरो ग्रुप के अंडर रखा था. जैसे ये फर्स्ट ग्रुप है, इसको उसने दो सब पार्ट्स में डिवाइड किया था, ए एंड बी. तो ए के अंडर भी उसने एलिमेंट्स रखे थे, सब ग्रुप बी के अंडर भी उसने एलिमेंट्स रखे थे. सब ग्रुप बी में मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट्स देखने को मिल रहे थे. सब ग्रुप ए में हम लोगों को हमारे नॉर्मल जो आज हम जानते हैं एस&पी ब्लॉक के एलिमेंट्स वो देखने में मिल रहे थे. तो इस तरह से डिवाइड किया. वन का आगे दो सब ग्रुप्स हैं ए बी, 2 के भी आगे दो सब ग्रुप्स हैं ए बी. ठीक है. इस तरह से उसने क्या किया था, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था. अब ये टेबल हमें याद नहीं करना है, इसे याद तो नहीं करना है. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तुम्हें याद रह जाए तो अच्छी बात होगी. बट ये नीचे देखो उसने ऑक्साइड्स के फॉर्मूलाज भी लिखे हैं. तो जो उसने सेम ग्रुप में रखे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सेम तरह के ऑक्साइड्स बना रहे हैं या सेम तरह के हाइड्राइड्स बना रहे हैं. ऐसे ही नहीं था बस बोल दी बातें, उसने प्रॉपरली उनके कंपाउंड्स बना के देखे हैं, उनको स्टडी किया है कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ रिजेंबल करता है. ठीक है जी. अब हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. देखो यहाँ पे जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है तो क्या कहता है, we must bear in mind that when Mendeleev developed his periodic table, chemists knew nothing about the internal structure of atom. Mendeleev ने जब periodic table दिया तब उस टाइम तक हमें एटम के स्ट्रक्चर का पता नहीं था कि इनर उसमें प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, ये सारी बातें हमें ज़्यादा मालूम नहीं थी. उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं पता थी, थोड़ी बहुत पता थी. However, the beginning of 20th century witnessed the profound developments in theories about the subatomic particles. फिर हमें subatomic particles के बारे में पता चला. तो कह रहे 1913 में तुम्हारे इंग्लिश फिजिस्ट थे एक हेनरी मोसले. हेनरी मोसले ने एक इम्पॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व की. उन्होंने बोला उन्होंने क्या इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की, दैट ही ऑब्जर्व्ड regularities in the characteristics of X-ray spectra of the elements. A plot of under root of frequency where this nu is your frequency of X-rays emitted against atomic number. ठीक है. ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात उन्होंने नोटिस करी यहाँ पे कि एटॉमिक नंबर
एटॉमिक नंबर और अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी में रिलेशन निकाला। हुआ क्या कि मान लो उनके पास डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने एलिमेंट्स लिए, एक डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट सा किया था, हमें है नहीं ज़्यादा, जस्ट तुम्हें बता रही हूँ थोड़ा सा। तो वो क्या कर रहे थे कि मान लो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, कैथोड लगाया, यहाँ पे एनोड लगाया, तो ऐसे बैटरी से उन्होंने क्या किया, इसको लगा दिया, राइट। तो यहाँ पे जो तुम्हारा नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल होगा, तो तुम्हारे पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का बीम आएगा, इलेक्ट्रॉन्स का बीम आएगा, इससे टकराएगा, एनोड पे भी एक मेटल होगा, और यहाँ से तुम्हारे पास क्या होगी, रेज निकलेंगी, एक्स रेज। अब देखा ये गया, जब वो इस एनोड का मटेरियल बदल रहे थे, एक मेटल, पहले एक मेटल प्लेस किया, फिर दूसरा मेटल प्लेस किया, तो जब ये जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे थे, काफ़ी एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक कर रहे थे, और यहाँ से क्या निकल रही थी, तुम्हारी एक्स रेज निकल रही थी। तो उन्होंने क्या किया, जब एनोड पे उन्होंने मेटल्स बदले, तो उन्होंने देखा कि जो तुम्हारी एक्स रे की फ्रीक्वेंसी है, जो तुम्हारी यहाँ पे ये जो रेज यहाँ से निकल रही हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ रहा था, वैसे वैसे तुम्हारी नंबर ऑफ एक्स रेज भी क्या कर रही थी, उनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया, उन्होंने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया, अंडर रूट न्यू वर्सेस, ये क्या है तुम्हारा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज एमिटेड अगेंस्ट एटॉमिक नंबर, एंड गिव अ स्ट्रेट लाइन एंड नॉट द प्लॉट ऑफ अंडर रूट न्यू वर्सेस एटॉमिक मास। कह रहा है कि उसने एटॉमिक मास के साथ नहीं दिया, उन्होंने क्या किया कि एक प्लॉट दिया, एक इस तरह का प्लॉट आया, तुम्हारा स्ट्रेट लाइन प्लॉट आया, जब उन्होंने अंडर रूट न्यू वर्सेस एटॉमिक वेट का ग्राफ दिया, कि जैसे जैसे तुम्हारे पास एटॉमिक वेट बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ना दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, एटॉमिक वेट के साथ ऐसा नहीं हुआ, एटॉमिक वेट के साथ ऐसा ग्राफ उनको नहीं मिला। उन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया कि जैसे मैंने ये फ्रीक्वेंसी का प्लॉट एटॉमिक वेट के साथ दिया है, वैसे ही हम क्या रिलेशन नहीं निकाल सकते, जैसे मेंडलीव ने अपना जो पीरियोडिक लॉ दिया है दैट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, तो क्या हम उसको एटॉमिक नंबर से रिप्लेस नहीं कर सकते, क्या हम प्रॉपर्टीज को, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर स्टडी नहीं कर सकते? क्योंकि देखो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में प्रॉब्लम क्या आई, उसके पीरियोडिक टेबल में ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि अगर देखो आइसोटोप्स की बात करें, आइसोटोप्स में अगर मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, तो अगर मुझे एक ही एलिमेंट रखना है हाइड्रोजन, तो उसके लिए तो मुझे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट अलग अलग ग्रुप्स की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से तो मैं उसे रख नहीं सकती हूँ, सारी सारी पोजीशंस हमारी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएंगी। तो दिस वाज आल्सो द प्रॉब्लम दैट वी वर फेसिंग इन दिस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, क्योंकि जैसे जैसे डिस्कवरीज हुई, आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई, तो हम लोगों के लिए ये चीज़ें मैनेजेबल हमारे लिए नहीं थी, मुश्किल हुई। तो हेनरी मोजले ने क्या किया कि रिलेशन निकाला, किसके साथ, इस बार एटॉमिक नंबर के साथ उन्होंने रिलेशन निकाला। तो gave a straight line and not a plot of under root v versus atomic mass. He thereby showed that the atomic number is more fundamental property of an element than its atomic mass. उन्होंने एटॉमिक मास को रिप्लेस किसके साथ कर दिया, एटॉमिक नंबर के साथ। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ वाज देयरफॉर अकॉर्डिंगली मॉडिफाइड, उसे मॉडिफाई किया गया। दिस इज नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, फिर बना हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। उन्होंने बोला फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, तो ये जो हमारी प्रॉपर्टीज है, ये किसका पीरियोडिक फंक्शन है, एटॉमिक नंबर। तो जब हमने पीरियोडिक टेबल बनाया, तो हमने एटॉमिक वेट को रिप्लेस करके वहां पे किसको डाल दिया, एटॉमिक नंबर को डाल दिया। तो इस तरह से हम लोग ने क्या किया, मतलब हम लोगों ने तो क्या, हेनरी मोजले ने क्या किया कि अपना जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया, दैट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर्स, नॉट ऑन एटॉमिक वेट्स। क्योंकि इससे पहले जितने भी लोग एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रहे थे, सारे के सारे इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक वेट ही उनको क्लासिफाई कर रहे थे। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में ज़्यादा चीज़ें तुम्हें याद नहीं रखनी है, हालांकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये चीज़ ज़रूर याद रख लेना कि तुम्हारे पास जो प्लॉट उन्होंने किया, दैट इज जो प्लॉट दिया था स्ट्रेट लाइन प्लॉट, वो था अंडर रूट न्यू वर्सेस योर एटॉमिक नंबर, जिसमें एक स्ट्रेट लाइन रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा था, और अंडर रूट न्यू वर्सेस एटॉमिक मास उन्होंने ये प्लॉट नहीं दिया था। यहाँ से इन
लाइंस को तुम अपनी एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लो, ठीक है, इन लाइंस को अंडरलाइन कर लो अपनी एनसीईआरटी में। चलिए तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं फिर और इसमें क्या क्या चीजें बोली। आई होप तुमने अंडरलाइन कर लिया होगा। एक ही चीज यहाँ पे ध्यान में रखने वाली है, बट हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जे एडवांस तक में भी क्वेश्चन पूछा है, तो हो सकता है क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है यार, तुम्हें भी पूछ सकता है। बस एक चीज तुम्हें याद रखनी है, अंडर रूट न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट, सिंपल सी चीज, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, पीरियोडिक लॉ रिवील्ड इंपॉर्टेंट एनालॉगीज among the 94 naturally occurring elements। ये सारी यहाँ से देखो, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, यहाँ से पढ़ते हैं। यू मे रिकॉल दैट द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द न्यूक्लियर चार्ज, है ना, हमें पता है कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, ठीक है। याद है तुम्हें ये सारी बातें, छोटी क्लासेस में भी पढ़ी हैं तुमने, 9th क्लास में पढ़ते थे तुम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। अगर न्यूट्रल है तो हमारा एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। अगर न्यूट्रल है तो यस ऑफ कोर्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उसमें बराबर होंगे, लेकिन न्यूट्रल नहीं है तो ऑब्वियसली तुम्हारा हो सकता है इलेक्ट्रॉन कम हो ज्यादा हो, लेकिन हमेशा एटॉमिक नंबर हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की। नाउ it is then easy to visualize the significance of quantum numbers and electronic configurations in periodicity। तो periodicity में हमारी electronic configuration plays an important role। हम electronic configuration भी सीखेंगे इस चैप्टर में। वैसे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी सीखते हैं, लेकिन मैं तुम्हें इस चैप्टर में भी करवाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जो इनिशियल वाला पार्ट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में कॉन्फ़िगरेशन आना इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से करना चाहते हो, और उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, इन फैक्ट इट इज नाउ recognized that the periodic law is essentially the consequence of periodic variation in electronic configuration। भाई कह रहा है पीरियोडिक लॉ एक कॉन्सिक्वेंस ही है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वेरिएशन का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसी वेरिएशन है, पीरियोडिक वेरिएशन। तुम देखोगे आफ्टर सम इंटरवल योर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिमेन सेम, तभी तो तुम्हारे एलिमेंट सेम तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पीरियोडिक लॉ है, ये कॉन्सिक्वेंस किसका है, किसकी कॉन्सिक्वेंस है, ये है पीरियोडिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सिक्वेंस। नाउ let's move to the next slide। okay now हाँ जी, so which indeed determine the physical and chemical properties of elements and their compounds। Numerous forms of periodic table have been devised from time to time। Some forms emphasize chemical reactions and balance, whereas देखो यहाँ पे मैं सिंपल सी बात तुम्हें बताऊंगी, मॉडर्न जो वर्जन है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हम जिसे कहते हैं, जो हम टिल डेट अभी यूज़ कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा मोस्ट कन्वीनियंट यही है। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है वो हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं सारी चीज़ें। तो सबसे पहले ये क्या कहता है कि जो हॉरिजॉन्टल रोज होता है, जिसको मेंडलीव सीरीज कह रहा था, उन्हें हम क्या कहते हैं, पीरियड्स। ये बात सबको पता होनी चाहिए भाई, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। वर्टिकल कॉलम्स को, वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ग्रुप्स और पीरियड्स हम लोग ऐसे यूज करते रहते हैं, इसको ये हमारे माइंड में इनबिल्ट होना चाहिए, ये नहीं कि तुम ग्रुप और पीरियड में कंफ्यूज हो रहे हो। टॉप टू बॉटम तुम्हारा ग्रुप है, लेफ्ट टू राइट जाने पे तुम्हारा, उसे हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। टोटल 7 पीरियड होते हैं, ग्रुप तुम्हारे कितने होते हैं, 18 होते हैं। मैं लिख देती हूँ 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 हमारे पीरियड होते हैं। Elements having similar outer electronic configuration in their atoms are arranged in vertical columns। जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, उन्हें हम सेम ग्रुप में रखते हैं। ध्यान रहे पीरियड में नहीं, ग्रुप में। टॉप टू बॉटम हम रखते हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन मैच होती है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, द ग्रुप्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18, ठीक है। हम इनको 1 to 18, कितने ग्रुप्स हैं, 18, तो 1 to 18 नंबर करते हैं। अर्लियर हम लोग रोमन नंबर्स भी यूज करते थे, लेकिन अब हम अपने जो नॉर्मल नंबर्स हैं उनको यूज करते हैं। There are altogether 7 periods। The period number corresponds to highest principal quantum number n।
अब आप किसी की भी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन होता है, फॉर एग्जाम्पल तुम लिख रहे हो लिथियम, लिथियम इज 1s2 2s1, 1 और 2 में कौन बड़ा बेटा? 2। तो इसका मतलब तुम्हारा लिथियम बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड। जो भी तुम्हारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू होती है वही हमारा क्या होता है? पीरियड होता है। वो पर्टिकुलर एलिमेंट उस पीरियड से बिलोंग करता है। तो कहीं ना कहीं अगर हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखने आती है तो वो हमें पीरियड के बारे में भी बताती है। नाउ द फर्स्ट पीरियड कंटेन्स टू एलिमेंट्स, पहले वाले में दो ही एलिमेंट्स होते हैं। द सब्सिक्वेंट पीरियड कंस्टिट्यूट्स 8 8 18 18 एंड 32 एलिमेंट्स। द सेवेंथ पीरियड इज इनकम्प्लीट, लाइक द सिक्स्थ पीरियड वुड हैव अ थ्योरेटिकल मैक्सिमम ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर्स ऑफ 32 एलिमेंट्स। देखो क्या है कि तुम्हारा सेवेंथ पीरियड को इनकम्प्लीट कह रहे हैं कि उसमें और भी डिस्कवरीज हो सकती हैं, लेकिन अभी जो हमारे पास है टोटल 118 एलिमेंट्स तक हैं। तो उसमें भी अगर हम देखें तो एक तरह से हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 32 एलिमेंट्स ही आ रहे हैं। नाउ in this form of periodic table 14 elements of both sixth and seventh are placed under lanthanoids and actinoids। अब देखो इसको मैं ना तुम्हें periodic table पे बताती हूँ। हाँ, इस पे देखो, ये है तुम्हारा पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल। इसमें ये कह रहा है कि तुम्हारे पास 7 पीरियड है, ठीक है जी। ये तुम्हारा फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ। कह रहा है तुम देखो फर्स्ट पीरियड में तो तुम्हारे दो एलिमेंट्स आ रहे हैं। अगर मैं हाइड्रोजन को यहाँ पे रखती हूँ ग्रुप 1 में, हीलियम को यहाँ पे रखती हूँ, तो तुम्हारे पास दो एलिमेंट आ रहे हैं। फिर कह रहा है सेकेंड में जरा देखो कितने हैं टोटल? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर कह रहा है थर्ड में भी तुम्हारे क्या है? टोटल 8 एलिमेंट्स है। फिर ग्रुप 4 में बेटा तुम्हारे डी ब्लॉक भी आना शुरू हो जाता है। वैसे इन्होंने अलग से ब्लॉक का जिक्र किया एनसीईआरटी में, मैं यही बता दूं तुम्हें, इसे हम कहते हैं एस ब्लॉक। ये जो तुम्हारा ये वाला पर्टिकुलर बीच वाले है ग्रुप 3 से लेकर 12 तक, इन्हें कहते हैं डी ब्लॉक। फिर 13 से 18 तक को हम कहते हैं पी ब्लॉक, और नीचे ये रखे होते हैं हमने एफ ब्लॉक। तो आप यहाँ पे देखो कि ग्रुप नंबर 4 में तुम्हारा पहली बार अभी डी ब्लॉक आ रहा है, तो ये डी के भी मेंबर्स आ गए। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। 18 में 10 एलिमेंट्स, देखो 8 में 10 और, पहले कितने चल रहे थे? 8, इन दोनों के जब मिला रहे थे एस और पी के 8, 10 और ऐड हो गया डी से, तो अब 18। ग्रुप 5 में भी कह रहा है कि तुम्हारे पास कितने एलिमेंट्स है? 18 एलिमेंट्स है, ठीक है, रुबीडियम से लेकर के ज़ेनॉन तक। कह रहा है जरा सिक्स में देखो, सिक्स में तुम्हारे पास कितने एलिमेंट्स बता रहा है? 32 एलिमेंट्स। कैसे हुए जी 32? तुम बोलोगे मैम यहाँ से तो हम लोग को फिर से 18 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। तो ध्यान से देखो, जब आप ग्रुप 3 में इसे देखोगे लेंथनम को, जिसका एटॉमिक नंबर है 57, इसके आगे और भी ऐसे एलिमेंट्स आ सकते थे, यहाँ पर और भी 14 एलिमेंट्स आ सकते थे जिन्हें हमने अलग से नीचे रख दिया। लेकिन हम उसको मान के चलते हैं ये सारे के सारे एलिमेंट्स तुम्हारे कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं? ग्रुप 3 को। और ये जो तुम्हारे लेंथेनॉइड्स है, ये तुम्हारे पीरियड नंबर 6 में आ रहे हैं। पीरियड नंबर 6 मतलब लेंथेनम के बाद सीरियम से लेके बेटा ल्यूटीशियम तक, ये सारे के सारे मेंबर्स यहाँ लेंथेनम के बाद आने थे। सारे के सारे मेंबर लेंथनम के बाद में आने थे। तो मतलब एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के 71 तक सब यहाँ पे फिट करना था, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो एक दूसरे से रिजेंबल करती है। तो इससे क्या था ना, फिर अननेसेसरी एक्सपेंशन हो जाता पीरियोडिक टेबल का, तो इन्हें उठा के नीचे रख दिया। सिमिलरली तुम्हारे पास सेवेंथ पीरियड में देखो, यहाँ पर एक्टीनियम के बाद थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक हमने कहाँ पे रख दिया जी? ग्रुप नंबर 7 को उठा के हमने नीचे एफ ब्लॉक में रख दिया। पीरियड नंबर 7 को, ग्रुप क्या है? 3 है, इनका भी ग्रुप। फिर हमने क्या किया? 90 से लेकर के 103 तक को उठा के नीचे रख दिया एफ ब्लॉक में। तो ये इसका मतलब ये तुम्हारा पीरियड नंबर 7 से ही बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर 3 से। तो ये 14 एलिमेंट जो हमारे हैं ना बेटा, हम उनको भी काउंट करके चलते हैं, तब हम बोलते हैं कि छठे वाले में तुम्हारे टोटल कितने आ रहे हैं भाई? 32 एलिमेंट्स आ रहे हैं, और सेवेंथ वाले में भी तुम्हारे 32 एलिमेंट्स आ रहे हैं। इस हिसाब से हमने 32 बोला।
इनको भी जरूर काउंट करना है। और इनको जब काउंट करोगे तो पीरियड 6 और 7 में काउंट करोगे। लेंथेनॉइड्स को 6th में काउंट करोगे, एक्टेनॉइड्स को तुम 7th में काउंट करोगे। ये जो तुम्हारी 5F सीरीज है इसे लेंथेनॉइड कहते हैं, 6F सीरीज है तो सॉरी 4F सीरीज है उसे लेंथेनॉइड कहते हैं, 5F सीरीज है तुम्हारी उसे हम एक्टेनॉइड्स कहते हैं। ठीक है, ये वाली सीरीज लेंथेनॉइड्स, ये वाली सीरीज तुम्हारी एक्टेनॉइड। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे 4F में इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं, यहाँ 5F में, तो ये 4F सीरीज, ये तुम्हारी 5F सीरीज। इस तरह से हमने डी ब्लॉक में बात की है इनकी। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। अब मैं बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में और एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि आगे मुझे फिर से इसको एक्सप्लेन करना है। आगे तुम्हें एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक के बारे में और बातें बोलिए। जब इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन तुम्हारा एस सब शेल में एंटर करता है तो एलिमेंट्स आते हैं एस ब्लॉक के अंदर। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है तो वो वाले एलिमेंट्स आते हैं डी ब्लॉक के अंदर। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में एंटर करता है तो वो आते हैं तुम्हारे पी सब शेल में एंटर करता है, वो आते हैं पी ब्लॉक के अंदर। लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में एंटर करता है, वो आते हैं तुम्हारे एफ ब्लॉक के अंदर। राइट, अब देखो नेक्स्ट कह रहा है, यहां से हमने यहां से छोड़ दिया था, मैंने बोला था मैं बाद में करवाती हूँ इसको। अब देखो ये चीजें क्लियर हो गई तुम्हें, कैसे आए मैम 8 8 18 18 32 एलिमेंट्स, यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबको। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। तो जिनका 100 से ऊपर एटॉमिक नंबर है, मतलब वो नए नए सिंथेसाइज हो रहे हैं, मैन मेड एलिमेंट्स हैं, अब उनका जब आप नाम रखने जा रहे हो तो बहुत से अलग अलग कंट्रीज क्लेम कर रही हैं हमने डिस्कवर किया है, हमने डिस्कवर किया है। अब इस लड़ाई को सॉल्व होने में तो टाइम लगेगा, कुछ टाइम लग जाएगा। तो आयुपैक ने बोला कि हमें एलिमेंट का नाम रखना है, एक बोल रहा है मेरे कंट्री के नाम पे रखो, एक बोल रहा है मेरी कंट्री के नाम पे रखो। तो इस लड़ाई को सॉर्ट आउट करने के लिए आयुपैक ने कुछ रूल्स बनाए कि अब जो एलिमेंट डिस्कवर होगा यू हैव टू फॉलो सर्टन रूल्स टू नेम देम, जब तक कि तुम्हारा डिस्प्यूट जो है वो खत्म नहीं हो जाता है। तो इस पैराग्राफ में तुम्हें थोड़ा सा बस यही सारी चीजें बताई है। अब मैं बताती हूँ यहां से तुम्हें नोट करने वाली क्या बातें हैं। हाँ जी, ठीक है, तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री सी पढ़ लेना कि यहाँ पे जैसे अमेरिकन्स ने जो तुम्हारा एलिमेंट था डिस्कवर हुआ 104। ठीक है, ये था कि तुम्हारे पास अमेरिका भी क्लेम कर रहा था कि मैंने डिस्कवर किया है, लेकिन जो सोवियट्स थे वो इसका नाम रखना चाह रहे थे कुचराटोवियम। अब ये मुझे नहीं पता, मैं प्रोनाउंसिएशन इसकी मेरी खराब हो सकती है। और अमेरिकन इसका नाम रखना चाह रहे थे रदरफोर्डियम, दोनों क्लेम कर रहे थे 104 पे। तो क्या हुआ बेटा कि अब यहां से फिर आयुपैक ने बोला कि मैं एक सर्टन रूल फिक्स कर रहा हूं, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग नाम रखने पड़ेंगे, जब तक कि तुम्हारी जो भी डिस्प्यूट है वो खत्म नहीं हो जाता, प्रॉपरली पता नहीं चल जाता एक्चुअल में किसने पहले डिस्कवर किया है। तो उन्होंने क्या किया कि ये कुछ सर्टन रूल्स बना दिए कि अब ऑब्वियसली कोई भी तुम एलिमेंट डिस्कवर करोगे उसका एटॉमिक नंबर में 0 से लेके 9 तक ही डिजिट आएंगे, उससे अलावा तो कोई और डिजिट आएगा नहीं। उन्हीं को मिला मिलू के जो भी उसका एटॉमिक नंबर 104 105 106 कुछ ऐसा ऐसा बनेगा। तो इसने बोला 0 के लिए तुम यूज करोगे नील, 1 के लिए तुम यूज करोगे अन, 2 के लिए तुम यूज करोगे बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए एन। ये याद रखना, एन नील ये नहीं तुम्हें याद रहते, 1 का भी अन याद नहीं रहता, 2 का बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट ये याद रह जाता है, लेकिन ये एन, नील और अन इनको ध्यान रख लो। एब्रीवेशन इनके लिए क्या है, नील के लिए स्मॉल एन, यू अन के लिए स्मॉल यू, मतलब इनका पहला पहला लेटर बस। अब नाम कैसे लिखोगे, तो देखो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हें लिखना है 104 का ही नाम, तुम बोलोगे मैम 1 के लिए तो हम यूज कर रहे हैं अन, तो लिखो अन। 0 भी आ रहा है मैम, 0 के लिए हम यूज करते हैं नील, तो लिख दो नील। 4 के लिए मैम हम यूज करते हैं क्वाड, तो लिख दो क्वाड। तो इसका नाम क्या आ गया, अननील क्वाडियम। अननील क्वाडियम। अब तुमसे क्वेश्चन कल को आएगा और जेई मेंस में, नीट में क्वेश्चन आते हैं इस पे, और ये बहुत सिंपल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में तुम देखोगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं हमको, वो तुम्हें कोई भी रैंडम एटॉमिक नंबर दे देगा, बोलेगा अगर ये डिस्कवर हो जाए फिर हम इसका नाम क्या रखेंगे। मान लो वो लिख के दे रहा है 120 आ जाए, तो उसका नाम क्या लिखोगे, तुम लिख सकते हो 1 अन, 2 बाय, ठीक है 120 अन, बाय 0 नील, और आगे तुम्हें एम लगाना है बस, अन बाय नीलियम, सिंपल।
चलो, तो इस क्लासिफिकेशन में यही सारी बातें थी। अब हम लोग नेक्स्ट, ये देखो कुछ नाम दिए हैं। 101 अनिल, अनिल अनियम। क्यों? अन इज फॉर वन, नील इज फॉर जीरो, अन इज अगेन फॉर वन, और आगे ईएम लगाना है। तो इस तरह से तुम सबके नाम लिख सकते हो, और ऑफिशियल नाम भी इनके जरूर देखना, क्योंकि इनके नाम ये वाले नाम से भी आ जाता है कई बार क्वेश्चन, मैच करो कि किसका क्या नाम है, उसको मैच करो। तो 101 का नाम मेंडेलिवियम है, 102 नोबेलियम, 103 लॉरेंशियम, 104 रदरफोर्डियम, 105 डबनियम, 106 सिबॉर्जियम। तो इनके नाम भी याद होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ आयुपैक याद कर लिए और ये वाले नाम हम छोड़ के चले गए, ये हमको आते नहीं है। यहां से भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है। अब आ जाओ नेक्स्ट। Thus, the new element first gets a temporary name with symbol consisting of 3 letters. Later, permanent name and symbol are given by a vote of IUPAC representatives from each country. The permanent name might reflect the country or the state of the country in which the element was discovered or pay tribute to notable scientist. जैसे रदरफोर्डियम 104 का नाम रखा, साइंटिस्ट के नाम पे भी रख सकते हो या अपनी कंट्री के नाम पे भी रख सकते हो। जब सारा डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा, फाइनली पता लग जाएगा कि इन पर्टिकुलर को जाता है क्रेडिट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द एलिमेंट, तो उनके जो भी वो रखना चाहे कंट्री के नाम पे, साइंटिस्ट को ऑनर करना चाहे, दे कैन डू दैट। ठीक है जी। तो हम एक प्रॉब्लम दी है जो 120 का मैं तुम्हें लिखवा चुकी, नाम अन बाय नील ईएम, ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसको कर लो। अब आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक टेबल। तो मैंने तुम्हें बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। तो देखती हूँ मैं यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे क्योंकि मेरे पास स्पेस है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे बता देती हूँ तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करने वाले हैं। अब ध्यान से देखो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हर बच्चे को आनी चाहिए। एटॉमिक नंबर में हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में, अफबाउ रूल, पॉली एक्सक्लूजन, हंट्स रूल, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब यूज होता है तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। तो अभी मैं तुम्हें जस्ट रीकैप दे रही हूँ चीज़ों का यहाँ पर। जैसे मान लो तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है, तो तुम अफबाउ रूल में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी हम कैसे डिसाइड करते हैं, इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ n प्लस एल। बट हम वो ट्रिक यूज करते थे ना, हम ऐसे लिखते थे, एक टेबल बना देते 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, 7 तक ही लिखेंगे, 7 ही पीरियड है हमारे। फिर हम 2p लिखते थे, फिर हम 3p लिखते थे, याद करो, ये सब बच्चे को मेरे को लगता है पता होती है ट्रिक। 5p 6p 7p, फिर हम d हमारा कहाँ से शुरू होता था, ध्यान रखो 3d से, 2d नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है। फिर 4d 5d 6d 7d, फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा तुम्हारा f, 4f 5f 6f 7f, ऐसे। फिर हम बोलते थे मैम हमें ऐसे एरो लगाते हैं, और फिर हमें पता चल जाता है पहले 1s आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में, फिर 2s आएगा, फिर 2p आएगा, फिर 3s आएगा, और फिर 3s के बाद देखो मैम 3p आ रहा है, 3s के बाद फिर 4s आ रहा है, फिर हमारा 3d आ रहा है, 3d आ रहा है, फिर 3d के बाद हमारा 4p 4p, और फिर हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर 5s। ठीक है, इस तरह से हम लिखते थे, होते थे। अब एग्जाम में हम इस तरह से लिखने लग जाएं तो हमारा बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, देखो इसे मिटाती हूं मैं। हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि हम पहले ये टेबल बना रहे पूरा इस तरह से, ये चीज बना रहे हैं, हम ऐसे नहीं करेंगे। हम ऐसे लिख लेंगे, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, स्कूल स्कूल 2 बार, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल 2 बार। फिर हम बोलेंगे डीपीएस डीपीएस 2 बार। फिर हम फरीदाबाद डीपीएस फरीदाबाद डीपीएस 2 बार। हर चीज हमने 2 2 बार बोली है। अब तुमने क्या लिखना है, 1s अब 2p में क्या 1p लिख सकते हो, नहीं एग्जिस्ट करती, तो इतना दिमाग हमें लगाना पड़ेगा, 2p लिखना पड़ेगा।
अब 2s हो चुकी है तो ऑब्वियसली 3s आएगा। अब 2p हो चुका है तो 3p आएगा, 3s हो चुका है तो 4s आएगा। अब d तो पहली बार आ रहा है, तो क्या मैं 1d लिख दूं, तो क्या मैं 2d लिख दूं? नहीं, मैंने बोला 3d 2D जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ये सारी हमने बातें कहाँ करी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। क्यों नहीं करती, कैसे नहीं करती, तुम्हें पता है। अगर n की वैल्यू तुम्हारी 3 होती है या n की वैल्यू तुम्हारी 2 होती है तो परमिसिबल वैल्यूज ऑफ L क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। ये सारी बातें हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की। अब देखो यहाँ पे सिंपली ध्यान रख लो कि तुम्हारा 3D आएगा। अब P में 3P हो चुका है तो 4P आएगा, S में 4S हो गया तो 5S आएगा, यहाँ पे D में 3D हो गया तो 4D, यहाँ पे P आएगा तुम्हारा कौन सा, 5P। थोड़ा सा इरेज करती हूँ इसे, यहाँ पे लिखती हूँ। हाँ जी, तो तुम्हारे पास आएगा यहाँ से P था ना, यहाँ पे P आएगा तुम्हारे पास 5P, फिर आएगा तुम्हारा S 6S, फिर अब F पहली बार शुरू होगा, कहाँ से शुरू होगा, 4 से। यहाँ पे ध्यान रख लेना, D और F में थोड़ा सा ध्यान रख लेना, 4F। अब D तुम्हारा 5D 4D हो चुका है तो आएगा 5D, फिर आएगा तुम्हारा P 6P, फिर आएगा तुम्हारा यहाँ पे 7S, ठीक है जी। और फिर आ जाएगा तुम्हारा F में 5F, D में तुम्हारा आ जाएगा अब 6D, ठीक है, क्योंकि 5D हो चुका है। और फिर आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 7P। यहाँ तक कर लो बस। अब मैम ये तो हमने लिख लिया, अब हम कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो हमने इतना लिख लिया, यहाँ तक सब बच्चों ने लिख लिया। देखो हर एक पीरियड एस सब शेल से शुरू होता है, हर एक नया पीरियड तुम्हारा एस सब शेल से शुरू होता है। तो एस यहाँ पे एस खत्म हुआ, नया एस यहाँ शुरू हुआ, तो इसके बीच में एक लाइन लगा दो। नया एस कहाँ शुरू हो रहा है, 2p के बाद मैम, तो यहाँ लाइन लगा दो। अब नया एस मैम कहाँ शुरू हो रहा है, 3p के बाद, तो यहाँ एक लाइन लगा दो। अब मैम नया एस कहाँ शुरू हो रहा है, 4p के बाद, तो यहाँ एक लाइन लगा दो। अब मैम इधर शुरू हो रहा है 5p के बाद, यहाँ लाइन लगा दो, यहाँ एक लाइन लग जाएगी, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ तक तुमने कर लिया, अब तुम क्या लिखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, जहां तक तुम्हारा, अच्छा एक लाइन यहाँ पे भी थी, ये तुम्हारा 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये तुम्हारा 7 हो गया। टोटल 7 पीरियड कर लिए हमने, 7 पीरियड कर लिए। अब आएगी कॉन्फ़िगरेशन लिखने की बारी। मान लो मैंने तुम्हें दे दिया इतना बड़ा नंबर लिखने को कि एटॉमिक नंबर 82 की कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ध्यान से सुन लो इसको, चाहे तुम्हें एक बारी में समझ में नहीं आएगा तो रिपीट पे चला के देख लेना, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखने आनी चाहिए। अब तुम लिखना चाहते हो 82 एटॉमिक नंबर की कॉन्फ़िगरेशन, तो कैसे लिखोगे बताओ। इतनी बड़ी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, अगर तुम्हें बड़े बड़े नंबर्स, छोटे छोटे की तो चलो तुम लिख दोगे, लेकिन इतने बड़े नंबर्स की आ जाए फिर कैसे लिखोगे। अभी मैं इससे भी थोड़ा और शॉर्ट मेथड बता दूंगी, फिर तुम्हारे लिए और आसान हो जाएगा। तो देखो तुम्हारे पास नोबल गैसेस तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेडॉन तक। अब एनोसन नहीं लिख रही हूँ क्योंकि लास्ट है 118। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जिनॉन का 54, रेडॉन का 86। क्या हर बच्चे को ये एटॉमिक नंबर्स याद है? नहीं है, तो ये तुम्हें याद रखने ही पड़ेंगे अगर तुम कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से लिखना चाहते हो। अब मुझे बताओ 82 कहाँ आना चाहिए, 54 और 86 के बीच में आना चाहिए। तुम्हें ये पता है कि हर पीरियड आके तुम्हारा नोबल गैस पे खत्म हो रहा है, फिर अगला पीरियड शुरू हो रहा है। अगर हीलियम तुम्हारा फर्स्ट पीरियड में आ रहा है, यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, पीरियड, अगर तुम्हारा ये फर्स्ट पीरियड में आ रहा है तो नियॉन सेकंड में आएगा, ये थर्ड में आएगा, ये फोर्थ में आएगा, ये फिफ्थ में आएगा, ये सिक्स्थ में आएगा। इसका मतलब मैम जो 82 एटॉमिक नंबर आपने हमें दिया है ये हमारा सिक्स्थ पीरियड में चला जाना चाहिए, क्योंकि फिफ्थ पीरियड तो 54 पे ही क्लोज हो रहा है और सिक्स्थ पीरियड 86 पे क्लोज हो रहा है, और 82 86 से जस्ट आगे कहीं आएगा, तो इसका मतलब ये हमारा सिक्स्थ पीरियड में लाई कर रहा है। तुम्हें ये पता चल गया सिक्स्थ पीरियड, तो तुम्हें, हमें पता है कि हमारे पास जो सिक्स्थ पीरियड होता है
पीरियड नंबर हमें कैसे पता चलता है? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन से, तो कहीं ना कहीं तुम्हें एक तो एन की वैल्यू पता चलेगी, बट एनीवे अभी मैं इस पे बाद में आती हूँ। तुम्हारे पास सिक्स्थ पीरियड, इसका मतलब ये वाले तुम सब शेल्स यूज कर रहे होगे, सिक्स पीरियड को बिलोंग करता है, इसका मतलब तुम इन सब शेल्स को यूज कर रहे होगे। अब तुम क्या कर सकते हो, जिनॉन लिखा, 54 तक कॉन्फ़िगरेशन क्लोज की, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि तुमने 54 तक लिख लिया, जिनॉन तक कर लिया। अब तुम्हारे पास कितने बचे, 82 में से अब तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे फिल करने के लिए? 82 में से 54 तो तुमने फिल कर लिए, तो क्या हमारे पास 28 बचे? 28 बच गए। अब 28 में कहाँ भरूंगी मैम? 6s, और ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लिखे हैं, 6s 4f 5d 6p। तो s में तो मैम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, s एक डब्बा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, f मतलब 7 डब्बे मतलब टोटल 14 इलेक्ट्रॉन मैं भर सकती हूँ, एक डब्बे में मैं 2 इलेक्ट्रॉन भर सकती हूँ। f में कितने डब्बे होते हैं? 7, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 14। अब 14 प्लस 2 अभी 16 ही हुआ है। डी में मैम मैं कितने फिल कर सकता हूँ? 10, क्योंकि 5 डब्बे, एक डब्बे में 2, तो 10, तो 10, ठीक है। और अब कितने बच गए? 2 और बच गए, अब वो जाएंगे पी में। तो क्या हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, चाहे बड़े से बड़ा नंबर आया। अब इसमें भी मान लो तुम्हें ये चीज याद नहीं रही, ये भी नहीं तुम याद रखना चाहते हो, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल फरीदाबाद, ये भी तुम्हें लंबा लग रहा है लिखना, तो तुम क्या करो, जिनॉन, ये तो पता चल जाएगा ना सब बच्चों को यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है, कि मैम 54 तक हमने क्लोज कर दी, तो हमें नहीं याद कौन से डब्बे आएंगे, लेकिन तुम्हें ये तो पता है ना जिनॉन 5th पीरियड में आ रहा है, और जो तुम्हारा एलिमेंट 82 है वो 6th पीरियड में आ रहा है, तुम्हें एन की वैल्यू तो पता चल गई ना, 6। तो एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारी जो वैलिड होती है सबके लिए, NS NP N-2F, और फिर यहां पे लिख देती हूं या मिटा देती हूँ इसे, N-1D NP, ये सबको पता है। अब N जो है तुम्हारा दैट इज द हाईएस्ट वैल्यू, N-1 तो कम ही आएगा ना N से, N-2 भी N से कम ही आएगा, N हमें पता चल गया कि 6 है, तो इसका मतलब इसके पास है 6s, N-2 कर लो 4f, N-1 कर लो 5d, और NP तुम्हारा क्या बन गया? 6p। ऐसे लिख लो, ये नहीं याद रखना है, ऐसे लिख लो, ये ज्यादा आसान है, इसमें टाइम भी नहीं लगेगा। अब तुम्हें कभी भी पूछ ले, कोई भी एलिमेंट दे दे, कोई बोल दे एटॉमिक नंबर 50 दे दिया मान लो, तुम्हें पूछ लिया कि कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन हमारी मदद कर देती है, ग्रुप निकालने में भी, पीरियड निकालने में भी, ब्लॉक निकालने में भी। तो अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओगे तभी आप ग्रुप आइडेंटिफाई कर पाओगे, ब्लॉक आइडेंटिफाई करोगे, पीरियड आइडेंटिफाई करोगे। ऑलराइट, तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। अब मैं बताऊंगी कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे हेल्प करेगी। पीरियड निकालना तो सीख लिया ना, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन जो आएगी वो हमारा क्या होगा? पीरियड नंबर होगा। अगर मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को लिख के दे दूं तुम्हें और पूछ लूं कि इसका पीरियड नंबर क्या है, तुम बोलोगे मैम ये 6th पीरियड से बिलोंग करता है। अब कैसे ग्रुप फाइंड आउट करना है इसका, वो भी तुम्हें सिखा दूंगी। ब्लॉक मैंने तुम्हें बताया, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में एंटर करता है वही उसका क्या होता है, वही उसका ब्लॉक होता है, ठीक है, वही उसका ब्लॉक होता है। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन तुम्हारा किस में एंटर किया? पी में एंटर किया। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ये तुम्हारा किससे बिलोंग करेगा? पी ब्लॉक से। तो पी ब्लॉक निकालना भी मैंने तुम्हें इसी कॉन्फ़िगरेशन में सिखा दिया। अब ग्रुप कैसे निकालोगे वो मैं बताती हूँ, इसी में बता दूं अगर मैं तुम्हें, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, देखो, अगर यहाँ पे निकालना है तुमको ब्लॉक, अगर तुम्हें निकालना है इसका, मान लो ग्रुप निकालना है, चलो ग्रुप ऐसा करते हैं कि ग्रुप निकालना मैं तुम्हें सबका ही बताऊंगी, एस का, पी का, डी का, फिर बता दूंगी, फिर निकाल लोगे तुम आराम से। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख ली, अब आगे का देखते हैं, 1 बाय 1 हम लोग करते हैं, एस ब्लॉक का करते हैं, फिर पी ब्लॉक का करते हैं, फिर डी का, फिर एफ का, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। चलो, तो ये पेज मैं पीछे लेके जाती हूँ, क्योंकि हम कहाँ थे, यस हम तो अभी यहाँ पे पहुंचे थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना शुरू कर दिया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना मैंने तुमको पहले सिखा दिया। अब है तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक टेबल। अब कह रहा है कि
इसमें अगर हम देखें सबसे पहले, तो जो तुम्हारा 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं उसमें से जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, जो मेन एनर्जी लेवल बताता है, वो हमें किसकी इंफॉर्मेशन देता है, इज नोन एज शेल, है ना। n जो शेल नंबर बताता है हमको बेसिकली। वी हैज ऑल्सो स्टडीड द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट सब शेल्स ऑल्सो रेफर टू एज ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स कौन कौन सी ऑर्बिटल्स होगी हमारे पास, सब शेल्स कौन कौन सी होगी, एस हो गई, पी होगी, डी होगी, एफ होगी। इनमें कितनी कितनी ऑर्बिटल्स होती है, एस में 1 होती है, पी में 3 होती है, डी में 5 होती है, एफ में 7 होती हैं। ठीक है, ये सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर की चीजें हैं, तो मैं यहाँ पे इनको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकती क्योंकि फिर वो एक अलग चैप्टर बन जाएगा, राइट। तो ये सारी बेसिक बातें लिखी हुई है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स की बात करें। पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ एन फॉर द आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल। इन अदर वर्ड्स, successive period in the periodic table is associated with filling of the next higher principal energy level. It can be readily seen that number of elements in each period is twice the number of atomic orbitals. अब इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, इसका मतलब भी समझते हैं। द फर्स्ट पीरियड n इज इक्वल टू 1 स्टार्ट्स विद द फिलिंग ऑफ लोएस्ट लेवल 1s एंड देयरफॉर हैज 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब ये पूरा पैराग्राफ अगर मैं तुम्हें पढ़ने लगूंगी तुम्हें बहुत बोरिंग लगेगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। तुम इस पैराग्राफ को पढ़ोगे, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ इस पैराग्राफ में क्या लिखा है। जो जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी वही सारी सेम चीजें इस पैराग्राफ में लिखी होगी। लेकिन अगर तुम इसे ऐसे लाइन टू लाइन, जैसे अभी मैं पढ़ रही थी मुझे थोड़ा बोरिंग लगा, ऐसे पढ़ोगे तो हो सकता है कि तुम्हें लगे यार हम क्या पढ़ रहे हैं। अब मैं इसको तुम्हें समझाती हूँ पहले, फिर तुम पढ़ोगे, फिर तुम देखना कि तुम्हें सारी चीजें समझ आएगी इस पैराग्राफ में से। देखो ये सबसे पहले तो क्या बोल रहा है हमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्यों ऐसा बोल रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं इस पर्टिकुलर, इसमें लिखती हूँ मैं, मैं एक काम करती हूँ, एक वो ऐड कर लेती हूँ, स्लाइड ऐड कर लेती हूँ। यहाँ पे देखते हैं, देखो हमारे पास है पीरियड, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं पीरियड, फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। अब यहां मैं लिखूंगी ऑर्बिटल्स यूज्ड। तो देखो फर्स्ट पीरियड में हमारे पास कौन सी शेल्स आती है, दैट इज 1s, सिर्फ एक 1s आती है, तो एक डिब्बा, क्योंकि s में कितने ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल होता है। अब सेकंड में वन, अब तुम बोलोगे कि मैम सेकंड पीरियड में हमारी 1s भी तो यूज हो रही होगी, बट वो तो ऑलरेडी फिल हो गए होंगे ना इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन आएगा, हीलियम आएगा, ये पूरी भर चुकी होगी। नई जो शुरू होगी, एवरी पीरियड जो है वो नए एस सब शेल से शुरू होता है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगी, सेकंड में तुम्हारी यूज होती है 2s 2p, ठीक है जी, 2p। अब किसी को लग रहा हो 2d यूज होगी, तो बेटा मैंने पहले बोला 2d एग्जिस्ट नहीं करती है। थर्ड पीरियड में आ जाओ तो तुम्हारी क्या यूज होंगी, 3s 3p। किसी को लग रहा हो यहाँ पर कि 3d भी मैम आनी चाहिए, 3d तो आती है, लेकिन याद करो तुम्हारा डी ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है, फोर्थ पीरियड से। तो फोर्थ में आएगी ना डी। मैंने तुम्हें बोला एक नॉर्मल सी कॉन्फ़िगरेशन तुम याद रख लो कि दैट इज ns, n-1 d, n-2 f, np। अब मुझे ये बताओ जो डी होता है वो, उसकी जो अलाउड वैल्यू होती है दैट इज n-1 d। तो अब यहाँ पे अगर मेरे पास n वैल्यू क्या है, पीरियड पीरियड थर्ड है, तो इसका मतलब हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n क्या होगी, 3 होगी। तो अगर मेरा n वैल्यू 3 है तो एन डी कितना होना चाहिए, n-1, 2d होना चाहिए, बट 2d एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका मतलब फोर्थ में आएगा वो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4s, सॉरी 4s लिखना था मुझे यहाँ पे, 4s, और यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा 4p, और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ 3d, 3d, ये आ गया तुम्हारा 3d, और यहाँ पे तुम्हारा क्या आ गया 4p। ठीक है जी, ये वाले ऑर्बिटल्स ही आएंगे। किसी को लगे 4f आए तो मैम 4f होता है n-2f, तो यहाँ पे 4 है तो 4-2 2f जैसी कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा 4s 3d 4p। अब आ जाओ 5 में, तो 5 में क्या क्या आ जाएगा, 5s आ जाएगा, 4d आ जाएगा,
ये आ गया तुम्हारा 4d, फिर तुम्हारा क्या आ जाएगा 5p। अब सिक्स्थ में आ जाओ, सिक्स्थ और सेवेंथ में आते हैं तुम्हारे लेंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स जब हमारा एफ ब्लॉक एंटर करता है। अब 6s, अब आएगा तुम्हारा एफ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डब्बे 4f। उसके बाद आ जाएगा 5d, 1 2 3 4 5 हो गया 5d, फिर आ जाएगा तुम्हारा 6p। ठीक है जी, ये सारे ऑर्बिटल्स आ जाएंगे तुम्हारे सिक्स पीरियड में। सेवेंथ में आ जाएगा तुम्हारा 7s, 6f, सॉरी 5f, 1 2 3 4 5 6 7, ये तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पर 5f, और फिर आ जाएगा तुम्हारा 6d, और फिर आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 7p। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूं तो कितने आने चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स एनसीईआरटी की पहली लाइन ही, या तो तुम ऐसे भी देख सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन जब एंटर हुआ तो एक एलिमेंट, दूसरा हुआ तो दूसरा एलिमेंट, तो दो एलिमेंट। तो हम ऐसा कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 इंटू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, क्योंकि एक डब्बे में दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो जितनी ऑर्बिटल्स इंटू 2 कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं? पहले वाले पीरियड में तुम्हारे दो आ सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी है? एक। यहाँ कितनी है? 1 2 3 4, तो 4, एक में दो, तो कितने आगे? 4 2 जा 8। अब कई बार क्वेश्चन आता है, हाइपोथेटिकली इमेजिन कर लो कि तुम्हारे एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, तो हमें बता दो कि सेकंड पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे। अब जब एक डब्बे में तुम 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो, तो टोटल कितने हैं? 4 डब्बे, तो 4 इंटू 3 करोगे 12, तो इसका मतलब तब सेकंड पीरियड में 12 आते, अगर ऐसा रूल होता। ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी वो पूछ लेता है। ठीक है, यहाँ भी 4 डब्बे 8, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो क्या करोगे? 9 2 जा 18। ठीक है, इस तरह से गिन के 18 18, और यहाँ पे तुम्हारे आ जाएंगे 32 32। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 2 जा 32। इस तरह से हम लोग निकाल देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि वो जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन बोला कि ऐसे बोलता है कि हाइपोथेटिकली इतने भर सकते हैं, तो जब हमें पता होगा किसमें कितने डब्बे हैं, तो हम लोग बता देंगे आंसर सही सही, चाहे वो बोले 3 भरो 4 भरो, हम लोग को मल्टीप्लाई तो करना है। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया, इसको नोट कर सकते हो। देखो, तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर इस पैराग्राफ में कि जो चीज हमें यहाँ पे लिखी थी, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये हमें समझ में आ गई कैसे चीज लिखी इन्होंने। फिर कह रहा है, इट स्टेट्स एट द फिलिंग ऑफ लोएस्ट लेवल 1s एंड देयरफॉर हैज टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब हमें पता चल गया हाइड्रोजन एंड हीलियम ही आ सकते हैं जी फर्स्ट पीरियड में, क्योंकि एक ही डब्बा है, एक में हम दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन भरा तो बना हाइड्रोजन, दो इलेक्ट्रॉन भरे तो बना हीलियम। इसी तरह से इन्होंने हर एक पीरियड का लिख रखा है कि सेकंड में जाओगे तो उसमें तुम्हारे पास 2s 2p हैं, 4 डब्बे हैं, तो 8 एलिमेंट आ सकते हैं। वही चीज जो मैंने तुम्हें यहाँ पर एक्सप्लेन की, तो एक बार इसको प्लीज यहाँ से रीड कर लेना। फिर हमें थोड़ा सा ट्रांजिशन सीरीज के बारे में बताता है, इनर ट्रांजिशन सीरीज के बारे में बताता है, ये पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ तुम लोग। Now, you may note that before 4p orbital is filled, filling of 3d orbital becomes energetically favorable and we come across the so-called 3d transition series. तो हमें यहाँ पे 3d transition series भी आती है जब हम फोर्थ पीरियड में एंटर करते हैं। This starts from scandium, scandium से शुरू हो जाता है, हमें कैल्शियम के बाद स्कैंडियम आता है, फिर स्कैंडियम से शुरू हो जाता है, जिंक तक तुम्हारा 3d सीरीज चल रहा है, वही ये चीज बता रहा है। उसके बाद ये कह रहा है कि ऐसे हमारे पास 3d 4d 5d सीरीज चलेगी। अब इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन सीरीज, क्योंकि एक तरह से एस से पी में जा रहे हो तो ट्रांजिशन हो रही है। ठीक है, वैसे इन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं और इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें डी ब्लॉक में पढ़ाया था कि तुम्हारे पास जो जिंक, कैडमियम, मरकरी होते हैं, उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं, उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं। एक सेकेंड, वेट, हाँ जी, हाँ, तो मैंने क्या तुम्हें बोला था, यहाँ से
एक सेकेंड, ये आज मैं तुम्हें पीपीटी में पढ़ा रही हूँ बिकॉज इस पे तुम्हें थोड़ा साफ दिखाई देता है एज कंपेयर टू अगर मैं नोट में ये चीज़ पढ़ाती तुमको, वहाँ पे थोड़ी सी विजिबिलिटी क्लियर नहीं रहती। तो मैं यही तुम्हें कह रही थी यहाँ से कि तुम्हारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से नहीं होते हैं। जिंक कैडमियम मरकरी वाला ग्रुप नहीं होता है क्योंकि उनमें क्या होता है, इनकम्प्लीट डी सबशेल नहीं होता है। जैसे जिंक की कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूँ, जिंक इज 30, सो दिस इज 4s2 3d10, सो वी डोंट हैव एनी इनकम्प्लीट डी सबशेल और ना ही किसी इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीट डी सबशेल होता है, तो इन्हें हम ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कहते हैं। बाकी सबको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ग्रुप नंबर किसे छोड़ के, 12 को छोड़ के। ऑलराइट, तो ये बात थोड़ी सी मैंने तुम्हें बता दी, यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। अब इस पैराग्राफ में तुम्हें यही बताया है कि पीरियड नंबर 6 में कौन से एलिमेंट आएंगे, 7 में कौन से आएंगे, जो चीज़ें मैं तुम्हें बता चुकी। 6 में लेंथेनॉइड सीरीज आएगी और तुम्हारी 7th में कौन सी आएगी, एक्टिनॉइड सीरीज आएगी। टोटल कितने कितने एलिमेंट्स आएंगे, 32 एलिमेंट्स आए हैं। तो इसको एक बार यहाँ से तुम लोग रीड कर लेना। अब आ जाओ ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। देखो यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि इस ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इस ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो क्या होगी। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अब यहाँ से देखो, एलिमेंट्स इन सेम वर्टिकल कॉलम or group having similar valence shell electronic configuration, the same number of electrons in the outer orbitals and similar properties. For example, group 1 element alkali metals have ns1 valence shell configuration. जितने भी तुम्हारे alkali metals होंगे ग्रुप 1 के मेटल्स होंगे उनकी कॉन्फ़िगरेशन ns1 होगी, ग्रुप 2 वालों की ns2 होगी, है ना। एल्कली मेटल्स के आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आता है और तुम्हारे पास जो हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, राइट। तो ये देख लिया हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो कि हमारे पास ये जो 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, है ना, इनके बारे में थोड़ा सा जान लो। मैंने बोला था लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां एंटर करेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना उनका ब्लॉक डिसाइड करते हैं। सो यहाँ पे कहता है कि एक यहाँ पे एक्सेप्शंस कुछ आ रही है। वी नोटिस 2 एक्सेप्शंस टू दीज कैटेगराइजेशन। स्ट्रिक्टली हीलियम बिलोंग्स टू एस ब्लॉक बट इट्स पोजीशनिंग इन पी ब्लॉक। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हीलियम में भी तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है 1s2, तो इसको एस ब्लॉक में क्यों नहीं रखा, क्योंकि देखो इसका जो शेल है, जो इसका के शेल है, वो पूरा का पूरा कंप्लीटली फिल्ड है 1s, ठीक है। इसके पास एक ही तुम्हारा शेल है और वो पूरा का पूरा फील्ड है, जो कि नोबल गैसेस से इसकी प्रॉपर्टी मैच हो रही है, इसीलिए हम इसको कहाँ पे रख देते हैं, नोबल गैसेस के साथ। लेकिन अगर हम ऐसा बोलें कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर हो रहा है, उस हिसाब से इसे एस ब्लॉक में होना चाहिए। लेकिन ये कुछ एक्सेप्शंस हैं और हमें पता है क्यों हीलियम को नोबल गैसेस में के साथ 18 ग्रुप में रखा जा रहा है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, फुली फिल्ड है लाइक नोबल गैसेस, ठीक है जी। तो ये एक एक्सेप्शन कहता है ये यहाँ पे। दूसरा कहता है हाइड्रोजन है, कह रहा है हाइड्रोजन जो है इसके पास 1s इलेक्ट्रॉन है तो इसे ग्रुप 1 में रखो अल्कली मेटल्स के साथ, लेकिन इट कैन ऑल्सो गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू अचीव अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हेलोजेंस को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, इसे भी एक होती है, तो इसे ग्रुप 17 के साथ भी रख सकते हैं, हेलोजन फैमिली के साथ। कह रहा है बिकॉज इट इज अ स्पेशल केस वी शैल प्लेस हाइड्रोजन सेपरेटली एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इसीलिए हम इसको टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल में रख देते हैं। तो ये कुछ यहाँ से इन्होंने पॉइंट्स बोले कि होता ऐसा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ एंटर करता है वहां रखते हैं, लेकिन 2 एक्सेप्शंस आ जाते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब ये क्वेश्चन देखो, हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इन 5th पीरियड। इस क्वेश्चन को तुम आराम से कर सकते हो क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से सिखा दी है ये चीज। अब 5th पीरियड है, अगर 5th पीरियड है बेटा जी, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 5, ठीक है जी। n इज इक्वल टू 5, इसका मतलब इसके पास कितने डब्बे होंगे, 5 है, तो इसका मतलब एक तो इसके पास 5s होगा, 5p इसके पास होगा ही होगा। अब n-1 d कौन सा होगा, 4d। क्या इसके पास f होगा, n-2, 5 - 2 3, 3f तो नहीं होता है, तो यही होंगे, तो 5s 4d
4D में 5 डब्बे, 5 में तुम्हारे 3 डब्बे, तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डब्बे, तो 9 2 जा 18, इसीलिए इसके पास कितने होते हैं 18 एलिमेंट ही होंगे फिफ्थ पीरियड में। चलो अब ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट आ जाओ, ये कुछ एटॉमिक नंबर दिए हैं और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है। ये तुमको ग्रुप वाइज दी हुई है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। यहाँ पे तुम एक चीज देखोगे कि ग्रुप वाइज तुम सब देखो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी सेम आ रही है। सबके पास आउटर मोस्ट शेल में एक 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 इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो ग्रुप में हम उन एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं जिनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी रहती है, सेम रहती है। अब कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स एस पी डी एंड एफ ब्लॉक, द अबव प्रिंसिपल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। ये सारा बोल रहा है कि हम जो है डिस्कस ऑलरेडी हम कर चुके हैं। कहाँ पे डिस्कस करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ये अबव एंड ऑल। लेकिन जो जो हमें यूज करना था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, वो सारी चीजें मैंने तुम्हें अभी बता दी। जितना मतलब तुम्हें चाहिए नॉलेज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, वो हमने कर लिया। बाकी इन सबको बहुत ज़्यादा डिटेल में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। अब आ जाओ एस ब्लॉक पे। तो कह रहा है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। एस ब्लॉक में तुम्हारे क्या आते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 को कहते हैं एल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 को कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, विच हैव NS1 एंड NS2 आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी, ये तुम्हारा पीरियोडिक टेबल। अब कह रहा है कि जो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, दोनों ये हाईली रिएक्टिव और लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज इनकी होती है। कैसे होती है वो पता चलेगा हमको जब हम आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ेंगे। दे लूज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रेडिली टू फॉर्म +1 आयन एंड +2। एल्कली मेटल +1 बनाएंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल +2 बनाएंगे, क्योंकि तब वो क्या कर लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव। एल्कलाइन अर्थ मेटल को 2 करने पड़ेंगे तब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेंगे। तो कह रहा है मेटेलिक कैरेक्टर एंड रिएक्टिविटी इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे तुम्हारी रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। कैसे करेगी वो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। और हेलोजन्स में देखेंगे तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी। बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी दे आर फाउंड इन found pure in nature, the compounds of S block elements with the exception of lithium and beryllium are predominantly ionic. This is very very important line, इसको यहाँ पे mark कर लो। The compounds of S block elements with the exception of those of lithium and beryllium are predominantly ionic. बाकी सारे कंपाउंड्स आयनिक होते हैं, लिथियम बेरिलियम को छोड़ के वो कैसे होते हैं, कोवेलेंट नेचर के होते हैं। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पी ब्लॉक ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक जो एलिमेंट्स आएंगे वो किसको बिलोंग करते हैं, तुम्हारे पी ब्लॉक को। कह रहा है एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को टुगेदर हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट्स बोलते हैं। हो सकता है तुम्हें ऐसा दे दे, कुछ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स दे दें और बोल दे आइडेंटिफाई रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एस और पी जिसमें होंगे वही रिप्रेजेंटेटिव होंगे। बीच में डी वाले जो आ गए तो उनको तुम रिप्रेजेंटेटिव नहीं बोलोगे। तुम्हें बोल रहा है कि ग्रुप 18 को नोबल गैसेस कहा जाता है, क्योंकि वो किसी से तुम्हें पता है रिएक्ट नहीं करना पसंद करती है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो दिस इज NS2 NP12 NS2 NP6। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक की क्या होगी, NS2 NP126। पी में 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। All orbitals in the valence shell of noble gases are completely filled. Noble gases में सारे के सारे orbitals completely filled होंगे। NS NP पूरे के पूरे filled मिलेंगे तुमको, कोई भी incomplete नहीं मिलेगा। कह रहा है ग्रुप 17 को हम हेलोजेंस कहते हैं। हेलोजेंस का मतलब सॉल्ट फॉर्मिंग। ग्रुप 16 को, ऑक्सीजन वाले ग्रुप को चैल्कोजेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं, ओर फॉर्मिंग। जन्स मतलब फॉर्मेशन, तो एक सॉल्ट फॉर्मिंग है, एक ओर फॉर्मिंग है। और ग्रुप 18 को नोबल गैसेस कहते हैं। तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए। अब कह रहा है नॉन मेटालिक कैरेक्टर increases as we move from left to right across a period and metallic character increases as we go down the group। तो कह रहा है लेफ्ट टू राइट आओगे ना पीरियोडिक टेबल में तो तुम्हारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम आओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। जैसे जैसे तुम देखो पीरियोडिक टेबल में भी, पीरियोडिक टेबल में तुम देखोगे
तो इस तरफ ये सारे तुम्हारे मेटल्स हैं, ये मेटल है, ये मेटल्स हैं, ये मेटल्स हैं। इस तरफ जब जा रहे हो, लेफ्ट से राइट मूव करो, यहाँ पे तुम्हारे नॉन मेटल्स आ रहे हैं। तो इस तरफ जाओगे तो तुम्हें नॉन मेटल्स देखने को मिलेंगे। 13 वाले 18 ग्रुप में तुम्हें नॉन मेटल्स देखने को मिलेंगे। तो लेफ्ट टू राइट तुम्हारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। और इनमें भी बेटा जब तुम टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो इनमें मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, तो हम लोग ने कहाँ तक रीड कर लिया था? अभी यहाँ तक। अब आ जाओ डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक को हम लोग क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मार्क कर लो, डी ब्लॉक में भी करवाई है। n-1 D1 to 10, ns0 to 2। मैम ns0 से 2 तक आएगा? यस, क्योंकि एक्सेप्शन होती है पैलेडियम की, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 4d10 5s0। सिर्फ पैलेडियम के केस में 0 आ रहा है, इसीलिए एनसीईआरटी कॉन्फ़िगरेशन लिखती है 0 to 2। एनसीईआरटी के हिसाब से तुम्हें 1 to 2 भी दिया होगा ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पे देख लो एनसीईआरटी ने कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी है, n-1 D1 to 10 ns0 to 2। ठीक है जी। ये सारे मेटल्स होते हैं, मोस्टली कलर्ड होते हैं, एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक में ये चीजें बताइए तुमको, पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं और एज अ कैटलिस्ट भी यूज होते हैं, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव कर पाते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। However, zinc, cadmium and mercury have electronic configuration ये n-1 D10 ns2। फुली फिल्ड होता है उसका D, जिंक कैडमियम मर्करी का। ns पूरी तरह से भरा होता है। डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बहुत सारी प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन एलिमेंट की शो नहीं करते हैं, इसीलिए हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी नहीं कहते हैं। सो ये मैंने तुम्हें बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है किन्हें? ग्रुप नंबर 1 से लेकर के ग्रुप नंबर 11 तक। लेकिन जो जिंक कैडमियम मर्करी वाला ग्रुप है, बिकॉज ऑफ फुली फिल्ड डी सबशेल, उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम नहीं कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कहते हैं। अब आ जाओ एफ ब्लॉक पे। एफ ब्लॉक में तुम्हारी 2 सीरीज होती है, लेंथेनॉइड्स, एक्टेनॉइड्स। अब मैं इनको यहाँ पे डिटेल में इसलिए नहीं बढ़ा रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में कम दिया है, और डी एंड एफ ब्लॉक में तो हमने पूरी एनसीईआरटी में इनको बहुत डिटेल में डिस्कस किया ही हुआ है, तो तुम वहाँ पे देख सकते हो। सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक 58 से लेकर के 71 तक लेंथेनॉइड्स होते हैं। एक्टेनॉइड्स 90 से लेकर 10, थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक तुम्हारे एक्टिनॉइड्स होते हैं। कहाँ पर होते हैं? 7th पीरियड में, और लेंथेनॉइड 6th पीरियड में। और ग्रुप नंबर 3 में दोनों लाई करते हैं, लेंथेनॉइड भी एक्टिनॉइड भी। इन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और एक यहाँ पे ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स भी लिखा है। भाई ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं? द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम। यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। और एक्टिनॉइड तो हमें पता ही है कि रेडियो एक्टिव होते हैं, इसीलिए उनकी कुछ खास ज़्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन भी नहीं होती है, इतने ज़्यादा हम उनके कॉम्प्लेक्सेस भी कोई पढ़ते नहीं है, इतनी स्टडी खास हमारे पास एक्टिनॉइड्स की नहीं होती है, बिकॉज दे आर रेडियो एक्टिव, हाफ लाइफ काफ़ी कम होता है उनका। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर आ जाओ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स पे। तो हमें पता है एस पी डी एंड एफ ब्लॉक जो 4 ब्लॉक है, उनको हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स में डिवाइड किया है। मेटलॉइड्स भी होते हैं उनमें। मेटल्स जो है वो कुछ 78% तक है पीरियोडिक टेबल में, और अगर हम बात करें तो बाकी जो बच गए वो तुम्हारे नॉन मेटल्स, और कुछ उसमें मेटलॉइड्स हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पर तुम देखोगे मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज दे रखी हैं जो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि मेटल्स यूजुअली हैव हाई melting boiling point, they are good conductors of heat, electricity, they are malleable, ductile, can be drawn into wires। ये सारी बातें वही घिसी पिटी 8th क्लास वाली बातें हैं ये सारी। The property of elements change from metallic on the left to non metallic। ये याद रखना, लेफ्ट टू राइट जाने पे तुम्हारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और टॉप टू बॉटम आने पे तुम्हारा मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। ये यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है जी। और क्या लिखता है? दे आर, नॉन मेटल्स की बात करें तो इससे उल्टा, नॉन मेटल्स के आगे नो लगा दो तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा नॉन मेटल्स का। पुअर कंडक्टर्स होंगे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। मोस्ट नॉन मेटेलिक सॉलिड्स आर ब्रिटल एंड आर नीदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। ये सारी बातें नॉन मेटल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखी हैं। ठीक है, अब
अब आ जाओ मेटलॉइड्स। तो कह रहा है कि अपने पास पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ये सारे कैसे हैं, बॉर्डर लाइन के हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। कि ये प्रॉपर्टी मेटल्स की भी रखते हैं, नॉन मेटल्स की भी रखते हैं। अब पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जो ये जो पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इस पार्ट में हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आई थिंक वैसे भी हमारा टाइमिंग काफ़ी हो गया अभी, काफ़ी इसको करने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो क्यों ना हम सारे पीरियोडिक ट्रेंड्स को एक साथ ही पढ़ लें। और जो मुझे तुम्हें बताना था कि ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन वगैरह कैसे करते हैं, उसे एक बार देख लो। ठीक है, यहाँ पे देख लो। अगर मान लो मुझे कोई भी एटॉमिक नंबर लिख के दे दिया जाए, तो मैं कैसे उसका ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड आइडेंटिफाई करूंगी। तो सबसे पहले तो अगर मुझे 58 से लेकर के 71 तक एलिमेंट आ गया, तो मुझे कुछ नहीं सोचना है। मुझे पता है ये होते हैं लेंथेनॉइड्स, और ये मेरे ग्रुप नंबर 3 में और पीरियड नंबर 6 में आते हैं। कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे आ गया एटॉमिक नंबर 90 से लेके 103 तक, मैं कुछ नहीं सोचूंगी। सबसे पहले मैं यही चेक करूंगी, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। ये चेक कर लो कि कोई एटॉमिक नंबर इसके बीच का तो नहीं है, एक्टिनॉइड्स बोलूंगी मैं उसे। और ये तुम्हारा किस में आएगा, ग्रुप नंबर 3 में और पीरियड नंबर 7 में। सॉर्टेड, इतने तक के एटॉमिक नंबर तुम्हारे सॉर्टेड हो गए। अब अगर तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर 104 से लेकर के 118 तक आता है, तो हमेशा उनका पीरियड क्या आएगा, 7। और ग्रुप तुम्हारा कैसे आएगा, ग्रुप आएगा लास्ट 2 डिजिट्स। मतलब अगर मैं तुम्हें बोलूं 114 का मुझे ग्रुप बताओ, तुम बोलोगे मैम ग्रुप 14 है, पीरियड 7 है। अब ग्रुप 14 तुम्हें पता ही है किस में आता है, पी ब्लॉक में, तो तुम बोल दोगे मैम पी ब्लॉक। ठीक है, ये पहले ये चेक करोगे, इतना चेक कर लोगे, इनको चेक कर लोगे कि ये एटॉमिक नंबर सुनिए। फिर अगर बात आती है कि तुम्हारे पास इनके अलावा है, फिर तुम कॉन्फ़िगरेशन पे जाओगे। कॉन्फ़िगरेशन लिखना मैंने तुमको बता दी। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें दे दिया मैंने एटॉमिक नंबर 11, तुम लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है तुम्हारा, तीसरे तीसरे शेल में जा रहा है, तो इसका मतलब ये पीरियड नंबर 3 को बिलोंग करता है। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर हो रहा है, तो एस ब्लॉक को बिलोंग करता है। और आउटर मोस्ट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। एस ब्लॉक में तुम्हें पता है सिर्फ 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 में तुम्हारा एस में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ग्रुप 2 में 2 होते हैं। तो इसका मतलब मैम ये ग्रुप 1 को बिलोंग करता है, सिंपल। अगर मैंने तुम्हें दे दिया लेट्स से एटॉमिक नंबर 6, अब बड़े बड़े एटॉमिक नंबर लिख सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन बताइए। जस्ट तुम्हें थोड़ा सा बता रही हूँ ताकि हर एक ब्लॉक का आइडिया हो जाए। तुम क्या बोलोगे मैम, 1s2, 2s2, 2p2। मैम पीरियड तो पता चल गया, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन देखिए 2 है, सेकेंड पीरियड का है। लेकिन अब हम ग्रुप कैसे बताएं, तो पी ब्लॉक में तुम क्या करोगे, सिंपल, ये मिटा दो थोड़ा सा, इनको अब मिटाती हूँ। तो तुम यहां से देखो कि तुम क्या करोगे पीरियड के लिए, 12 प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन्स। पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 12 में ऐड कर दो, क्या आ गया, 14। सबके लिए ऐसा करना है, जितने भी पी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें क्या कर दो, 12 ऐड कर दो, तुमको ग्रुप नंबर मिल जाएगा पी का। अच्छा मैम डी का आ गया, तो एक आध एग्जाम्पल हम डी का भी कर लेते हैं। जिस सिस्टम में मैंने बोला उसी सिस्टम में तुम चेक भी करोगे। अब मान लो तुम्हारे पास आ गया, ये दे दिया मैंने तुम्हें एटॉमिक नंबर 26, क्या लिखोगे, कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे आर्गन 4s2, 3d6। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, डी में, तो डी ब्लॉक का हो गया। पीरियड मैम हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 3 और 4 में, 4 है, तो पीरियड 4 हो गया। ग्रुप मैम, ग्रुप में तुम क्या कर दो, एनएस के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है प्लस n-1 डी में जितने इलेक्ट्रॉन है उन्हें ऐड कर दो। n-1 मतलब 3d में 6 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 + 2 ये आ गया तुम्हारा ग्रुप नंबर 8 में। इस तरह से हम ग्रुप, ब्लॉक,
पीरियड आइडेंटिफाई कर देंगे। एक एक एग्जाम्पल दिया है, अब तुम पीरियोडिक टेबल से एटॉमिक नंबर पकड़ो, उसकी वैसे वैसे क्लासिफिकेशन कर दो। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो ये ट्रेंड है एटॉमिक रेडियस वगैरह, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, ये सब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।